इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर दे और यहाँ पे कुछ ऐसा करें ताकि जो है ना कम जमीन में ज्यादा प्रोडक्टिविटी भी हो जाए और जो प्रॉब्लम्स है वो हैंडल भी हो जाए। तो फार्मिंग तो 4-5 साल का अनुभव हमारा हो ही गया था, तो उसमें हमें समझ में आता था कि खुले में हम जब खेती करते हैं तो जी पानी दिया हमने, पानी का एवापोरेशन हो रहा है ना, मिट्टी को पर्याप्त स्पेस मिल रहा है तो उसमें वीड्स आ रहे हैं। तो ये सब रियलाइज तो हमें हो ही गया था। उस मचान के दरमियान हमें लगा कि क्यों ना हम एक क्रॉप अपने मचान पर ऊपर लगा दें और उस मचान का सेटिंग ऐसा बनाएं ताकि जो है ना हमारी क्रॉप्स के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, फसल के मुताबिक हो। अभी तो वो अपनी फसल के मुताबिक बनाते थे, अभी हमें हॉर्टिकल्चर के मुताबिक बनाना है, तो उसको वैसे बना के उसमें क्रॉप का ऐसा सेटिंग किया जाए कि एक क्रॉप भी हम ऊपर ले लें और नीचे हमारी एक क्रॉप हो जाए और उसमें जो भी हमारे रिसोर्सेस हैं वो थोड़े कम यूज हों। हमने ट्रायल किया तो ये सफल हो गया। एक क्रॉप हमने बिटर गार्ड का लगाया ऊपर करेले का, और नीचे हमने जिंजर का क्रॉप लगाया। दोनों क्रॉप बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया और इनको लगाने का टाइम था हमारा फरवरी का महीना। तो फरवरी के महीने में जब हमने दोनों क्रॉप लगाई तो ऊपर में हमारा करेला बहुत अच्छा हुआ मार्च अप्रैल जून जुलाई तक, और नीचे हमारा जिंजर बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जिंजर एक नाजुक फसल है जो गर्मी नहीं झेल सकती, लेकिन करेले ने उसकी गर्मी को प्रोटेक्ट कर लिया। तो जिंजर भी अच्छा हुआ और करेला भी बहुत अच्छा हुआ। तो दोनों को इन्वायरमेंट अच्छा मिला, और साथ में क्या हुआ कि पानी की रिक्वायरमेंट हमारी 50% कम हो गई, क्योंकि जो करेले ने ऊपर से शेड बनाया उसने इवापोरेशन को रोक लिया 50%, उड़ने वाले पानी को। तो हमें बहुत कुछ इससे आइडिया लगा। वीड्स को भी हमने देखा तो काफी कम लेवल पे वीड्स भी उगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप एक शेड बना देते हैं तो वीड्स को उगने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो ऐसे करके 2-3 आइडियाज हमें लगे, फिर इसमें हम और आगे बढ़े, फिर 3 पे प्रयोग किया, फिर 4 पे किया और फिर 5 पे किया। फाइनली हमने 2014 में 5 लेयर का मॉडल बनाया था, और उसमें हमने पहले साल ही रिकॉर्ड बनाया 10.5 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट करने का। तो ये मॉडल हमने 2014 में पूरे देश के सामने रख दिया था, और इस मॉडल पे फिर हम लगातार लोगों को अध्ययन करते करते ट्रेनिंग देते अभी यहाँ तक पहुंचे। और इतने कम समय में ये मॉडल जो है ना देश दुनिया में पहचान बनाने वाला पहला एक ऐसा लौता मॉडल होगा जिसको दुनिया के 28 देशों ने अभी अपना लिया है। 28 देशों में इस मॉडल पे काम होने लगा है। तो कुल मिला के देखिए, चैलेंज थे हमारे पास, प्रॉब्लम थी, तो उसका समाधान निकला इनोवेशन के रूप में। अगर हम वैसे ही लोगों के बारे में सोचते जैसा लोग हमारे बारे में सोच रहे होते तो कभी कुछ नहीं निकलता। लोगों ने हमको सुना दिया, हम सुन के आ जाते, किसी को सुना के आ जाते, बात खत्म हो जाती। वो अपना ईगो पूरा कर लिए, हम अपना ईगो पूरा कर लेते, है कि नहीं है। तो कई बार क्या होता है ना, हम ईगो के चक्कर में जो है ना समाधान की तरफ नहीं पहुंच पाते, इनोवेशन की तरफ नहीं पहुंच पाते, और फिर वहां से हम लौट जाते हैं। लेकिन हम लौटे नहीं, निरंतर आगे बढ़ते रहे। मल्टी लेयर फार्मिंग एक पहला इनोवेशन था हमारा। फिर इसके बाद हमने बहुत काफ़ी अध्ययन एग्रीकल्चर में किया। तो 2016 में फिर हमने वाटर रिचार्जिंग का फॉर्मूला तय किया, और इसमें बेसिकली कैसे फार्मर अपनी ज़मीन पे करोड़ों लीटर पानी रिचार्ज कर सकता है, उसके 3 कॉन्सेप्ट तैयार किए। प्रैक्टिकल आपको डायग्राम से और पीडीएफ के माध्यम से हम आपको डिलीवर करेंगे। सो 3 विधियां हमने तैयार की जिसमें फार्मिंग अपने खेत के अंदर 30 लाख लीटर प्रति एकड़ पानी को रिचार्ज कर सकता है। और ये अपने आप में इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि अगर हिंदुस्तान इस पर लग जाए तो दुनिया को पानी सप्लाई कर सकता आने वाले समय में, इतना बड़ा इसके अंदर मतलब पावर है। फिर उसके बाद हमने देसी बीजों पे काम करना चालू किया, क्योंकि हम सबको पता है कि केमिकल फार्मिंग से हमारी सेहत लगातार बिगड़ रही है, लेकिन हमारी उम्र कम हो रही, हमारी ताकत कम हो रही। इसके पीछे केमिकल फार्मिंग नहीं है, उसके साथ साथ में हाइब्रिडाइजेशन सीड्स भी हैं, संकरीकृत बीज भी हैं। क्योंकि बीजों को लेकर मैं विस्तार से आपसे एक दिन में चर्चा करूंगा, लेकिन अभी ब्रीफ में मैं बताना चाहता हूं कि ये जो बीज है ना, ये बीज कुदरत ने आपके लिए तय किए थे। समझिए, अगर 2 लाइनों में अगर बात को समझें कि अगर किसी ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया या कोई डिवाइस बनाई, तो उसको चलाने के लिए ये कैसे चलेगी ये कौन तय करता है? बनाने वाला तय करता है ना, है कि नहीं है। जैसे किसी ने 2 व्हीलर डिजाइन किया, उसका इंजन बनाया, तो वो ही तय करेगा ना कि ये पेट्रोल से चलेगा या डीजल से चलेगा। ये तो बनाने वाला मैकेनिक्स या इंजीनियर ही तय करता है ना, या इनोवेटर ही तय करता है, क्योंकि वो इन डिवाइस का क्रिएटर है। ये हमारा जो डिवाइस है ना, अगर हम अपने आप को एक डिवाइस कहें तो हमारा डिवाइस किसने बनाया? कुदरत ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, बराबर ना। आपका मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। अगर आपका होता तो आप इसमें करेक्शन कर डालते अभी तक, है ना, अपने हिसाब से कुछ भी जोड़ लेते और कुछ भी घटा देते,
सही है कि नहीं? लेकिन जो बन के निकले आप वैसे ही रहते हो सारी जिंदगी, कुछ भी करेक्शन नहीं कर पाते। इसका मतलब ये कि ये आपका बनाया हुआ इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये कुदरत का इंस्ट्रूमेंट है। कुदरत को मालूम था ये इंस्ट्रूमेंट चलेगा कैसे, तो उसने आम बनाए, सब्जियां बनाई, फल बनाए, अनाज बनाए, मिलेट्स बनाए, दालें बनाई, तमाम तरह की मसाले बनाए, सब कुछ बनाया कि ये से इंसान को पोषण मिलेगा, इससे ताकत मिलेगी। अब इंसान ने अपना दिमाग लगा के क्या किया, इनको संकरीकृत कर दिया, हाइब्रिड कर दिया। तो कुदरत का नियम है, जब दो चीजें आपस में मिलती हैं, ठीक है, दो गुण मिलते हैं नर के, दो गुण मिलते हैं मादा के, और फिर ये मिलके फिर नए दो गुण बनते हैं, तो फिर दो गुण गायब कहाँ हो गए? दो गुण गायब हो जाते हैं ना, है ना? दोनों का एक एक गुण हटके नए दो गुण आ जाते हैं, ठीक है। फिर हमने हाइब्रिड बनाया, तो हाइब्रिड की साइंस यही है कि आप एक बीज को दूसरे बीज से क्रॉस करिए, तो इसकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी, इसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी, दोनों मिलके एक एक प्रॉपर्टी तीसरे में आ जाएगी। फिर आपने उसको फिर गुणों को मिलाया, ऐसे करते करते आपने 10-10 जनरेशन तक हाइब्रिड बनाया उसको। तो उसकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी थी, जो ओरिजिनल गुण थे उसके, वो कहीं 10 पीढ़ी पीछे छूट गए। तो अब कुदरत ने तो बनाया था लौकी की, ये आपके पेट में जाएगी, डाइजेशन को रिपेयर करेगी, हार्ट को होने नहीं देगी, ब्लड को थिन करके रखेगी। अब उल्टा हो गया जी, अब लौकी खाओ तो अटैक आ जाता है, क्योंकि हमने उसमें करेक्शन कर दिया, हमने अपने फ्यूल में खुद से ही मिलावट कर दी। तो जो हमारे हाइब्रिड सीड्स हैं, ये हमारी सेहत को कमजोर कर रहे हैं। आप सोचो, महाराणा प्रताप जैसा एक एग्जाम्पल, मराठवाड़ा का छत्रपति शिवाजी महाराज, आपने नाम सुना होगा। इन सब का शरीर इतना बलशाली था कि ये लोग 400-500 किलो का वजन लेके लड़ने जाया करते थे, सैकड़ों किलोमीटर घोड़े पे चल के। वो भी पहले तो कोई एरोप्लेन भी नहीं था, और ना ही कोई ऐसी गाड़ी थी कि उस पर रख के तलवार वलवार और फिर चल दें, फिर जहां लड़ेंगे वहां निकालेंगे। ये लोग घर से ही लेके निकलते थे और वहां तक लड़ते, मतलब लेके जाते थे और फिर युद्ध लड़ते थे। सोचो कितना बलिष्ठ शरीर हुआ करता था उनका। इसी मिट्टी का उन्होंने खाना खाया, इसी हवा में सांस ली, इसी वातावरण में वो लोग रहे। लेकिन उनमें और हम में अंतर केवल यही था, उन्होंने अपने बीजों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। कुदरत ने जो दिया था वैसे ही का वैसा वो पेट में डालते थे, ठीक है, और ना ही कोई केमिकल फर्टिलाइजर से वो खेती करते थे। जो कुदरत देती थी उसका वो सेवन डायरेक्टली करते थे, इसलिए उनका शरीर इतना बलशाली, ताकतवर, बलिष्ठ और तंदुरुस्त और पौष्टिक रहता था। लेकिन इसकी डेफिनेशन आज के जमाने में हमने अपने आप से बदल दी हुई है। हाइब्रिड सीडों से हमने अपनी जनरेशन को बहुत कमजोर बना दिया है। आपको ये बात अभी समझ में नहीं आ रही है? आप अंदाजा कीजिए, जब हमारा जन्म हुआ था, आपका जन्म हुआ था, शायद हम लोग घर में पैदा हुए हों, शायद, लेकिन हमारे सामने जो जनरेशन आ रही है वो 90% अस्पतालों में पैदा हो रही है। आपको क्या लग रहा है, जमाना अभी पीछे जा रहा है या आगे जा रहा है? आगे जा रहा है ना, है ना? हम लोग नहीं, मतलब जमाना पीछे जा रहा है, लेकिन हम लोग जो है ना इस गति में आगे बढ़ रहे हैं कि पहले घर में हुए, अब अस्पताल में हो रहे हैं, और अब पैदा होते ही वेंटिलेटर पे जा रहे हैं, है ना? अभी देखो आप कितने केसेस, आप जिला अस्पताल जाइए, ट्रैक रिकॉर्ड उठाइए, कितने बच्चे ऐसे हैं जो पैदा होते वेंटिलेटर पे गए, तो वो बोलेंगे साहब 40% बच्चे आके ही वेंटिलेटर पे गए, क्योंकि उसकी सांस नहीं चल रही थी, उसका दिल नहीं धड़क रहा था, उसका ये नहीं हो रहा था। तो ये जो डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, ये डिसऑर्डर्स जो है ना, हमने सीड्स में चेंज किया, और वो फ्यूल हमने खाया, उससे हमारा डीएनए भी बदल गया, हमारा डीएनए भी कमजोर हो गया। और अब तो और भी भयावह तरीके से हम आगे वाले षड्यंत्र में घिरने वाले हैं, जिसको हम जीएमओ कहते हैं, जेनेटिकल मॉडिफिकेशन सीड्स। ये हमारी जनरेशन को ही बदल देंगे। अभी बच्चा पैदा होगा या क्या पैदा होगा ये आपको नहीं पता, अगले 50 साल बाद क्या होने वाला है। तो कुल मिला के देखो, अगर हमें ये बात समझ में आ रही है तो प्रॉपर तरीके से हमें समझ के इसके अंदर गहराई से काम करना चाहिए। और हम अपनी जनरेशन के लिए, मेरा ऐसा मानना है कि आप धन छोड़ के मत जाइए, धन छोड़ के मत जाओ, एक अच्छी मिट्टी और एक अच्छा वातावरण छोड़ के जाओ। अगर अच्छी मिट्टी और अच्छा वातावरण छोड़ के नहीं गए तो आने वाले बच्चों को आपको कैंसर होगा, क्या मतलब आपके उस धन का? वो सारा कैंसर में ही उनका धन चला जाएगा। तो आप कैंसर के मतलब पैसे के लिए काम मत करिए। इस धरती को वापस वसुंधरा को जैसे पूर्वजों ने दिया था वैसे बना के अगर छोड़ के गए तो ये सबसे बड़ी एसेट्स होगी हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, जो पैसे से भी ज्यादा होगी। तो इस पर हमें थोड़ा गंभीरता से विचार करना पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा। तो इस पे हमने 15 सालों में लगातार काम किया है। मल्टी लेयर फार्मिंग एक अपने आप में एक बहुत बड़ा इनोवेशन है जो सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है, बायोडिस्पोजेबल टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है, और यह एक ऐसा मॉडल है जो बाइबल भी है।
आज किसान की इनकम साल में 2 बार होती है। इस मॉडल के अंदर किसान की इनकम साल में 4 बार नहीं, हफ्ते में 1 बार नहीं, दिन में 1 बार होती है। इतना पावरफुल मॉडल है ये। अगर इसको समझ में आ जाए और आप उतार लो जमीन पे, तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ रेवेन्यू ये आपको देता रहता है। तो ये किसान के लिए एक बहुत ही अच्छा एक किराने की दुकान है, समझ लो। दूसरा है पानी को रिचार्जिंग को लेकर, जो एक ज़मीन पे आपको लाखों लीटर पानी की रिचार्जिंग का कॉन्सेप्ट देता है, और इससे हम जो है ना अपना पूरा वाटर लेवल इंप्रूव कर सकते हैं। जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर हम अच्छी खेती कर सकते हैं। और पानी का जो संकट हमारे ऊपर मंडरा रहा है कि जी आने वाले 20-30 साल बाद में पानी बहुत क्राइसिस हो जाएगा और दुनिया में पानी को लेकर झगड़ा होंगे, वो हम सब इन सॉल्यूशन से बच सकते हैं। फिर इसके बाद तीसरा हमने देसी बीजों पर काम किया, और देसी बीजों को लेकर लोगों के मन में ये भ्रांतियां होती हैं कि जी देसी बीज तो जी उत्पादन देते नहीं है ना, इसलिए हमें हाइब्रिड लगाने पड़ते हैं। तो ये हमारी गलतफहमी है, केवल मात्र ये गलतफहमी है। कुदरत ने ऐसे ऐसे बीजों को जन्म दिया है और ऐसे ऐसे पौधों को जन्म दिया है। आप कभी जंगल भ्रमण करने जाइए तो आपको दिखेगा कि एक पौधा ऐसा है जो किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन वो आपसे 10 गुना बेहतर फला हुआ है वहां पे। वो तो कोई हाइब्रिड नहीं है, ना ही उसको आपने खाद डाला, ना ही बीज लगाया, ना दवाई डाली, ना कुछ कल्टीवेशन किया, ना तो देखरेख किया, कुछ भी नहीं किया, और ना कीड़ों से बचाया। तो वो फिर आपसे बेहतर क्यों है? इसका मतलब ये है कि कुदरत के अंदर वो ताकत है। देखो, अगर हम एक लाइन में ये पूरी गुत्थी सुलझाएं तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि हम सब ईश्वर की संतान हैं, और जब कोई माँ बाप अपनी संतान को पैदा करते हैं तो उसकी अरेंजमेंट ऑलरेडी वो करते हैं या उसको काबिल बनाते हैं। तो ऊपर वाले ने हमको काबिल भी बनाया है और हमारी अरेंजमेंट पहले से उन्होंने कर रखी है। हम खामखा चिंता कर रहे हैं जबरदस्ती का कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली जैसे कुदरत आपको दे रही है वैसे ही लेके आप जो है ना अपनी संसार की व्यवस्था को चला सकते हैं। तो हमें जो है ना हाइब्रिड सीडों पर जो है ना जाके अपने इंडिजीनियस वैरायटीज के सीड्स पर जाना पड़ेगा, जिनके अंदर कुदरती ताकत है, जो ताकत हमारे शरीर को मिलेगी। अच्छा, इसमें हमारा संदेह ये है कि जी ये उत्पादन कम देते हैं, तो इस भ्रांति को निराधार करते हुए मैंने 6 साल लगातार काम किया और जेनेटिकली इनके जनरेशन पर काम किया, सिलेक्शन प्रोसेस विधि तैयार की कि अगर हम चयन प्रक्रिया अपनाते हैं तो किसी भी ज्यादा फलने वाले बीज की जनरेशन को सेलेक्ट करके उसकी जनरेशन को हम आगे बढ़ा सकते हैं, और किसी भी कम फलने वाले बीज को भी ज्यादा फलने वाली गुणवत्ता का बीज बना सकते हैं। तो ये बीज बनाने की प्रोसेस 1 घंटे की पूरी है, वो मैं आपको पूरा डिलीवर करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पर अभी हाल में इतना कि हाइब्रिड बीजों का अपने पास सारा विकल्प है, और अभी तक हमने 80 प्रकार से भी ज्यादा प्रकार के बीजों को जेनेटिकली प्योर किया है, उनमें संशोधन किया है, उनमें जो अशुद्धियां थी उनको हटाया है और प्योर बीज किसानों तक पहुंचाने का काम किया है। तो अभी तक हम 2.5 लाख से भी ज्यादा किसानों को बीज बांट चुके हैं देसी, और उनको देसी बीज बनाने की कला भी सिखा चुके हैं, और आप सबको भी यहाँ पे हम सिखाने वाले हैं। बहुत सिंपल है, कोई तामझाम नहीं है। हमारी सरल से सरल विधि को जो है ना एजुकेशन सिस्टम ने इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया, इतना कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा दिए कि मतलब जो एकदम बिल्कुल सिंपल चीज है उसको हमें समझने के लिए 5 साल लग जाते हैं, उसके बाद भी नहीं आती समझ में। मेरा नहीं, मैं सच बोल रहा हूं। देखिए, बुरा नहीं मानना चाहिए, जो वास्तविकता है उसे हमें स्वीकार करने में कोई तकलीफ नहीं है। हमारे यहाँ, माफ करना आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उनके बच्चे एमएससी एग्रीकल्चर वाले हमको पूछते हैं जी वर्मी कंपोस्ट कितना पानी में घोल के स्प्रे करना है। सोचिए अब आप, मतलब अपने आप से अंदर से ऐसा महसूस होता है कि हम कैसे देश में हैं यार। हम कृषि प्रधान देश का टैग लेके पूरी दुनिया में छाती चौड़ी करके बोलते हैं हम भारत कृषि प्रधान देश है, और वहां के एमएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट अगर ये कहें तो ये तो कितनी सर कटाने वाली बात है, नाक तो दूर की बात है कि नहीं, आप बताइए। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा बोल रहा है, क्या कह रहा है कि जो चीज सरल भाषा में समझी जा सकती है, सामने वर्मी कंपोस्ट का ढेर आदमी एक बार देख लेगा तो उसकी अकल में आ जाएगा कि ये घोल के स्प्रे नहीं होगा, इसको डायरेक्ट डालना पड़ेगा, और उसको 5 साल लगते हैं, उसके बाद भी वो पूछता है इसको कैसे घोलना है। सोचिए अब आप, ये हमारे सिस्टम का मतलब कहना चाहिए फॉल्ट है, या एजुकेशन का दुरुपयोग भी है, या फिर हमारे वक्त का भी दुरुपयोग है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो चीज हमें सरल भाषा में समझ में आ सकती है, हम उसके कॉम्प्लिकेशंस में बिल्कुल मत जाएं। और सरल भाषा ये है कि लाखों वर्षों से
हमारे पूर्वज ऑलरेडी वो बीज बना के रखते आए हैं और खेती करते आए हैं। ये हाइब्रिड बीज का चक्कर हमने कितने सालों से अपनाया, अभी कितने साल का इतिहास है, मुश्किल से 60-70 साल का इतिहास है, इससे ज्यादा पुराना नहीं है। ठीक है, उसके पहले तो हमारे पूर्वज ही बीज रखते आए थे, है कि नहीं है, और उन्होंने कभी चिल्ला चोट नहीं करी। ठीक है कि नहीं, शांति से उगाते थे, वही बीज अपने बनाते थे, फिर अगले साल लगाते थे, और न जाने कितने सदियों से वो चलाते आ रहा है बीजों को। तो ये बात हमें गंभीरता से समझना पड़ेगी। कुदरत के अंदर बहुत जबरदस्त ताकत है, आप इसकी ताकत को एक बार समझ लोगे तो फिर आपको किसी भी दूसरी ताकत को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और खेती एक ऐसी व्यवस्था है जो कुदरत की ताकत से ही चलती है, इसमें आपका कोई प्रोटोकॉल नहीं चलता है। अगर चलता होता तो हम सभी लोग जो है ना घर में ही बैठ के सारा खेती का काम कर लिए होते, खेत के पास जाने की जरूरत नहीं थी। सिंपल सी बात है। तो इसमें क्या है ना, आपका प्रोटोकॉल नहीं चलता है, इसमें कुदरत का प्रोटोकॉल चलता है। आप बीज डालोगे, वो कब अंकुरित होगा ये आपके हाथ में तय नहीं है, वो कितने पत्ते निकालेगा ये भी आपके हाथ में तय नहीं है, उसमें कितने फूल आएंगे ये भी आपके हाथ में तय नहीं है, उसमें रंग रूप गंध टेस्ट कलर क्या कैसे आएगा ये भी आपके हाथ में तय नहीं है। तो जब आपके हाथ में तय नहीं है तो काय को उंगली करे जा रहे हैं हम उसमें, है कि नहीं है। जिसके हाथ में तय है उसके ही हाथ से उसको होने दीजिए प्रॉपर तरीके से। तो ये गुत्थी हम लोग सुलझाएंगे इन 5 दिनों में। खैर, ये हमारा चौथा इनोवेशन है। तीसरा इनोवेशन है सीड्स को लेकर। चौथा इनोवेशन है हमारा सभी तरह के केमिकल फर्टिलाइजर का रिप्लेसमेंट तैयार करने का। देखो, जब हमने खेती चालू की तो बहुत सारे हमारे सागर के ही हमारे वैज्ञानिक लोगों ने हमको हतोत्साहित किया, बोला जो है ना तुम 2 साल के अंदर बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि ये वाली जो फार्मिंग है ना इसमें उत्पादन लगातार गिरता है, जो लगाओगे वो ही नहीं निकलेगा। ऐसे कमेंट करके हमको लोग बोल के जाते थे, लेकिन मन में जो संकल्प होता है उसका कोई विकल्प नहीं होता है। ठीक है, तो हम उस पर लगातार प्रैक्टिस किए, हमने उनसे समझने की कोशिश भी की कि क्यों आप ऐसा बोलते हो। तो बोले जो है ना इसमें जो जैविक खाद डालेंगे ना तो मिट्टी के सुधार में 3 साल की प्रक्रिया लगेगी, है ना। ये एक सामान्य स्टेटमेंट था उनका, कोई बहुत सॉलिड स्टेटमेंट नहीं था, एक सामान्य स्टेटमेंट था कि मिट्टी का हेल्थ सुधारने के लिए, इसको रूटीन पे लाने के लिए 3-4 साल का समय लगेगा। तो ठीक है साहब, सुन लिया। बाद में मुझे ये पता चला ऑटोमेटिकली, किसी से नहीं, ऑटोमेटिकली, जो आपको भी पता चल जाएगा अभी अगले 1 मिनट में, और वो ये है कि मिट्टी को जो हम भोजन रासायनिक तरीके से देते हैं, अगर वही भोजन हम जैविक तरीके से बना लें उसका, तो उत्पादन में काय को गिरावट आएगी। जो हम बहाना लेके घूमते हैं कि जी उत्पादन में गिरावट आएगी अगर हम केमिकल फार्मिंग छोड़ देंगे और जैविक करेंगे, तो मेरा कंसर्न ये है कि मिट्टी को जो तत्व आप केमिकल फॉर्म में देते हो वही तत्व आप उतनी मात्रा में जैविक फॉर्म में दे दो, तो आपका प्रोडक्टिविटी मेंटेन हो जाएगी और ना ही गिरावट आएगी। लेकिन हम लोग ऐसा तो करते नहीं है, हम लोग घूरे की वो गोबर की खाद डाल के सोचते हैं कि हम प्रोडक्टिविटी ले लें, तो हम एक्चुअली जैविक की डेफिनेशन को ही नहीं समझे अभी। और जब हम डेफिनेशन ही नहीं समझे तो उसमें परफॉर्मेंस लेने की बात कहां से आ गई। तो हमें इसकी डेफिनेशन समझना पड़ेगी। और 9 सालों में मैंने 5 फार्मूले बनाए जैविक खादों के। अगर वो 5 जैविक खाद अगर आप मिट्टी में देते हो उतनी मात्रा में जितनी हम आपको बताने वाले हैं, तो गारंटी के साथ में आपके उत्पादन में पहले साल से वृद्धि होगी। आपको जो बॉन्ड भराना भरा लीजिए हमसे, हाँ, जो बॉन्ड भराना भरा लीजिए, क्योंकि मिट्टी को एक संतुलित आहार चाहिए। जैसे आपको काम करने के लिए एक संतुलित आहार चाहिए, एक डाइट चाहिए। अगर वो डाइट आपकी बॉडी को फीड होती है तो आपको काय को 3 साल इंतजार करना, आप डाइट लीजिए, काम करिए। सही है कि नहीं है। तो सिंपल सी बात है, मिट्टी को भूख लगती है, उसको खाना चाहिए, आपने खाना दिया वो काम करने लग जाती है। तो अगर हम सही ढंग से खाना देंगे तब तो हम और अच्छे से काम करेंगे, है कि नहीं। अभी तो हम अनडाइजेस्टेबल फूड खा के काम कर रहे थे, फिर आप डाइजेस्टेबल फूड दोगे, हमें प्रॉपर डाइट दोगे, कुदरती डाइट दोगे, तब तो हम और बढ़िया तरीके से काम करेंगे। तो ऐसा नहीं है, ये हमारी भ्रांति है, हमें इसे दूर करना पड़ेगा। मैंने 5 फार्मूले तैयार किए हैं जैविक खाद बनाने के, जिसमें हम रिप्लेसमेंट ऑफ डीएपी, रिप्लेसमेंट ऑफ यूरिया, रिप्लेसमेंट ऑफ पोटास और रिप्लेसमेंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये चारों विकल्प बनाते हैं और एक मेजर डाइट देते हैं। ऐसे 5 तरह के फर्टिलाइजर के विकल्प हमने बनाए और उनके फार्मूले कुदरत ने ऑलरेडी इस संसार में दिए हुए हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा कुदरत को ज्यादा चिंता थी हमारी। समझ रहे ना, पेड़ कैसे उगेगा ये हमको चिंता करनी थी कि ऊपर वाले को करनी थी, क्योंकि पेड़ भी तो उसी ने बनाया, हमने कौन सा बनाया। तो ये सारी चिंताएं उसको करनी थी कि इसको फास्फोरस चाहिए होगा, कहां से मिलेगा जी,
जब ऊपर वाला ये संसार बना रहा था तो क्या उनको नहीं आ रहा था ये समझ में कि एक आम का पेड़ बना देते हैं, फिर इसको फास्फोरस कहाँ से आएगा, नाइट्रोजन कहाँ से आएगी, ये कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा। तो ये चिंता हम ही को करनी थी क्या, ऊपर वाले को नहीं करनी थी? तो ऊपर वाले ने ऑलरेडी ये चिंता की हुई है। और अगर ऐसा कुछ होता तो ये सारी चीजें वो पहले ही बना डालता। जैसा हम लोग सोच रहे हैं, अगर ऐसा कुछ होता तो ये सारी चीजें वो पहले ही बना डालता। भाई डीएपी की फैक्ट्री वो पहले ही बना देता संसार में। जब धरती बना रहा था, आकाश बना रहा था, जल बना रहा था, अग्नि बना रहा था, वायु बना रहा था, तब जाके एक ठो डीएपी की फैक्ट्री बना देता कि भाई इसकी भी तो जरूरत पड़ेगी, नहीं तो ये पेड़ खाएंगे क्या। सोचिए आप जरा। तो उसने तो बनाया नहीं, और उसने इसलिए नहीं बनाया कि जरूरत नहीं थी, और जिस चीज की जरूरत थी उसने वो सब बना दिया। आप देखिए, कोई भी ऐसी चीज को आप जानते हैं जो आपके जीवन में आवश्यक है और वो इस संसार में अवेलेबल ना हो, तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर वाले ने संसार लाख वर्ष पहले बनाया पता नहीं है, 10 करोड़ वर्ष पहले बनाया पता नहीं है, लेकिन जब भी बनाया कंप्लीट बनाया, कोई करेक्शन दोबारा करने की जरूरत नहीं। तो बहुत सिंपल लॉजिक है, आइडल है। मैं आपको 5 दिन में समझने में आएगा, वो धीरे धीरे, एकदम से तो नहीं आएगा। फिर हम सभी तरह के केमिकल फर्टिलाइजर बना के अपनी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करते हैं। लास्ट हमारा इनोवेशन है जिसपे हमने बायोडाइवर्सिटी पे काम किया, और वो पिछले बात को ही रिलेट करता है कि जब हम कुदरती खेती की तरफ जाते हैं और कुदरत की व्यवस्था को समझने जाते हैं तो आपको बहुत कुछ समझ में आता है, और ये आपको भी समझ में आएगा। और मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो पूरा फार्मिंग का जो सिस्टम है ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सब कुदरत के हाथ में है। हमारे हाथ में है बीज डालना और सही वक्त पे पानी देना, फिर पेड़ बनना, जड़ बनाना, फल बनाना, गंध रूप सुगंध लाना, ये सब कुदरत के हाथ में है। तो कुल मिला के ये सारा काम कोई तो भी करता होगा, क्योंकि क्रिएशन अगर इस संसार में है तो उसका कोई ना कोई मालिक है। जैसे अगर ये कुर्सी पर हम बैठे हैं ना, तो ये कुर्सी का कोई ना कोई मालिक होगा, तभी ये जाके ये बनी है। ये बात अलग है कि इसको हमने पैसे देके हमने खरीद लिया, लेकिन इसका बनाने वाला कोई तो भी है ना इस संसार में। तो इस संसार में जो भी इस संसार में रचना हो रही है, इसका क्रिएशंस करने वाला कोई भी है। बात समझ में आ रही? जैसे एक आम का बीज हमने लगाया, उसकी जड़ बनी, उसका तना बना, उसका फूल पत्ती ये सब बना, तो इसको बनाने वाला कोई तो इसका माई बाप है, तभी ये बन रहा है, नहीं तो नहीं बन रहा होता। तो कौन है इनका माई बाप? कोई मशीन है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई प्रोटोकॉल है, क्या है? तो कुदरत ने जो है ना इस संसार को बनाते समय हम जैसे प्राणियों को बनाया, ऐसे ही कुदरत ने हमसे ज्यादा एडवांस और हमसे ज्यादा निस्वार्थ भाव से काम करने वाले बहुत सारे लाखों जीवों को भी बनाया। ठीक है, जो इस पूरे संसार की व्यवस्था को अपनी अपनी जगह पे थोड़ा थोड़ा काम करके करते हैं वो पूरा। जैसे आपने देखा होगा, केचुआ अपनी जगह पे काम करके धरती के अंदर पोरोसिटी का डेवलपमेंट करने का काम करता है। चिड़िया अपनी जगह काम करती है, तोता अपनी जगह काम करता है, मैना अपनी जगह काम करती, सांप अपनी जगह काम करता है, गाय अपनी जगह चारा खा के गोबर बनाती है, मधुमक्खी अपने फूलों से शहद खींच के अपने शहद बनाने का काम करती है, भौरे अपना गुनगुनाने का काम करते हैं। हर जीव अलग अलग रोल प्ले करता है, तब जाके ये पूरे धरती का साइकिल कंप्लीट होता है। तो क्या हुआ कि कुछ जीव जिनका नाम अभी हमने लिया, जो हम पढ़ने में आते हैं, देखने में आते हैं, लेकिन संसार में ऐसे लाखों जीव हैं जो हमें ना पढ़ने में आते, ना दिखने में आते, ना सुनने में आते हैं। ये अदृश्य रूप से सूक्ष्म व्यवस्था के अंतर्गत धरती के अंदर, हवा में, जल के ऊपर, वायुमंडल के ऊपर अपनी अपनी जगह पर रोल प्ले करते हैं। इनको हम बोलते हैं सूक्ष्म जीव। ठीक है, और ये सूक्ष्म जीव हर जगह विद्यमान है, और इन्हीं सूक्ष्म जीवों की वजह से कार्य धरती के बड़े बड़े हो रहे हैं, जो आपको पता भी नहीं चलता ये काम कैसे हो गया। जैसे मैं उदाहरण समझाता हूं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जब मानसून आता है तो ऊपर से बादलों से पानी गिरता है ना। अब बादलों से पानी गिरने का विज्ञान क्या है, आप सब में से कोई बता सकता है क्या विज्ञान है? बादल आते हैं, पानी की बूंद धड़ाम से गिर जाती है, हमें लगता है कि बादलों ने पानी गिराया, लेकिन ये गलत फहमी है। अगर बादलों ने पानी गिराया होता तो बादल जो है ना इतना लोड लेके इधर से और उधर कहाँ चले जाते, हमारे सागर तक पहुंच जाते हैं। आपकी बंगाल की खाड़ी के बादल कैसे चले जाते? सोचो, वो तो सारे इधर ही गिर जाना था, क्योंकि 1 किलो भी वजन अगर आप हवा में उड़ाओगे तो वो उड़ ही नहीं सकता, ग्रेविटी के कारण धड़ाम से गिर जाएगा। तो फिर इतना टनों से नदियां उफान पे आ जाती हैं, इतना पानी यहां से उठ के उधर कैसे चला जाता है? सोचिए जरा, क्या साइंस है।
हाँ, वाष्प होता है बराबर। उसके बाद तो वो ऊपर जाता है, तो वो वाष्प जो होता है वो बहुत हल्का, ছোটবেলায় সায়েন্সে পড়েছিলাম যেটা इवापरेट होता है 100%। धरती की जो व्यवस्था है ना वो रिसाइकिल डिपेंडेंट है, ठीक है, हर चीज रिसाइकिल होती है। पानी धरती पे दिया, भाप बन के उड़ गया, सूरज की रोशनी ने उसे निगल लिया, लेकिन वो पानी गया कहीं पे भी नहीं है, वो पानी इस हवा में मिल गया, ठीक है। अब लेकिन इस हवा के पानी को वापस बूंद बना के कौन गिराए? আপনার থেকে শেখা যে অতিরিক্ত হিটে যখন পড়ে তখন পাতা থেকে বা গাছের পাতা থেকে কিছু ইয়ে বা ব্যাকটেরিয়া বা এই জাতীয় या কিছু ইয়ে হয় 100% ये प्रक्रिया होती है कुदरत में। जैसे ही धरती का तापमान बढ़ता है वैसे ही कुछ पेड़, कुछ नहीं सभी पेड़, जितने भी वनस्पति आप देखते हैं जो जिनमें हरी पत्तियां हैं, इन सभी वनस्पतियों के पत्तों में कुछ जीव निवास करते हैं जिनको हम बैक्टीरिया बोलते हैं। ये बैक्टीरिया जैसे ही धरती पर 30 डिग्री से ज्यादा का तापमान होता है ना, ये निकल के ओपन एनवायरनमेंट में चले जाते हैं और ऊपर साइक्लोन बनाते हैं, फिर ये बादलों से क्रिया करके पानी की बूंद बनाते हैं। जो इवापरेट हुआ पानी है, जो हवा में मिला हुआ है, इसको बूंद बनाने का काम जो है ना बैक्टीरिया करते हैं। जैसे और करीब से समझो तो दूध को जब आप एक विशेष तापमान पे नॉर्मल छोड़ देते हो तो वो 2 दिन में वो दही में कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, और अगर वही आप फ्रिज में डाल दो तो वो दही में कन्वर्ट नहीं होता, वो दूध बना रहता है एज इट इज। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि एक विशेष तापमान पे वो बैक्टीरिया एक्टिव होगा और वो बैक्टीरिया दूध को दही में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आ रही बात? तो ये सारा संसार की जो बड़े बड़े काम हैं जो हमें समझ में नहीं आते कैसे हो रहे हैं, ये सब बैक्टीरिया के कारण हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, हमने यहाँ पे एक जो है ना आंवले का बीज डाला और एक आंवले का पौधा उग के आया और आंवले का फल बना और उसके अंदर खटास आ गई। अभी ये इतनी सारी खटास कहाँ से आ गई? मिट्टी के अंदर तो खा के देखा, मिट्टी के अंदर कोई खटास नहीं है। सोचिए आप, है ना। अगर उसी जगह पे हमने गुलाब की कलम लगा दी तो खुशबू निकल के आ गई, और जब मिट्टी को सूंघा तो हमें खुशबू नहीं आ रही गुलाब की। हमने वहीं पे अगर सरसों का बीज लगा दिया तो उसमें कड़वाहट तेल आ गया, जबकि मिट्टी के अंदर वो गंध नहीं आ रही। वहीं पे गन्ना लगा दिया तो साफ गुड़ और शक्कर बन गया, जबकि चखा तो मीठी नहीं है मिट्टी। तो कितना खतरनाक विज्ञान है। तो इसके अंदर क्या है ना, असंख्य लाखों करोड़ों जीवाणु काम करते हैं। ये जीवाणु तय करते हैं किसके अंदर क्या करना, कुदरत ने इनको वो गुण दे रखा है। तो ये सूक्ष्म जीवों के कारण ही पेड़ पौधे बड़े होते हैं, सूक्ष्म जीवों के कारण ही पेड़ पौधे भोजन लेते हैं, और सूक्ष्म जीवों के कारण ही ये प्रोडक्टिविटी कर पाते हैं। तो ये सूक्ष्म जीवाणुओं का विज्ञान है खेती। इसलिए जैविक खेती की परिभाषा में ये कहा जाता है जीवाणुओं द्वारा की गई खेती जैविक खेती, है ना। प्राकृतिक खेती की परिभाषा में भी यही कहा जाता है, प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार की गई खेती प्राकृतिक खेती। अब प्रकृति की व्यवस्था क्या है? यही है सब जीवाणुओं की व्यवस्था। प्रकृति ने सब व्यवस्थित कर रखा है, कहाँ क्या होना है तो वो अपने अपने समय पे सब होता है। तो कुल मिला के इस प्राकृतिक व्यवस्था में पेड़ पौधे खेती के काम में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर एक पेड़ होगा तो इसी के अंदर बहुत सारी पत्तियां होगी, इसी के अंदर बहुत सारे जीव होंगे, वही जाके ऊपर आसमान में निकल के साइक्लोन तैयार करेंगे, वही जाके बूंद बनाएंगे। अब पेड़ नहीं होगा तो वो बैक्टीरिया भी नहीं होंगे। तो रेगिस्तान जैसे इलाकों में जहाँ पे बारिश नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे पेड़ नहीं होते तो वो बैक्टीरिया निकल के साइक्लोन ही नहीं बनाते। और जहाँ पर अति घनिष्ठ जंगल होते हैं वहाँ पर पेड़ ज्यादा होते हैं, बारिश वहीं पर ज्यादा होती है। कारण क्योंकि बैक्टीरिया उन्हीं में से रिलीज होके साइक्लोन बना के हवा से क्रिया करके और तुम्हारे बादलों से क्रिया करके पानी की बूंद बना देते हैं। और जहां पर पेड़ ही नहीं होंगे तो बैक्टीरिया नहीं होंगे, बैक्टीरिया नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी। सिंपल सा लॉजिक है। इसलिए बचपन से हमें पढ़ाया जाता है पेड़ लगाओ अच्छा बारिश होगा, ठीक है। लेकिन साइंस अभी तक हमें समझ में नहीं आया था इसका कि पेड़ लगाने से बारिश का क्या रिलेशन होता है। तो कुल मिला के ये बैक्टीरिया के माध्यम से ये पूरे धरती के बड़े बड़े काम संचालित होते हैं, और यही बैक्टीरिया आपके पेड़ों के अंदर निवास करते हैं। कुछ पेड़ों के जमीन के अंदर तुम्हारा जड़ों के इर्द गिर्द वातावरण में निवास करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया पत्तियों में निवास करते हैं। अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया अलग अलग तापमान पर अलग अलग परिस्थितियों में पेड़ के अंदर निवास करते हैं। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि एक पेड़ करोड़ों बैक्टीरिया का आशियाना होता है।
जैसे एक फ्लैट या एक बिल्डिंग कई लोगों को रहने की व्यवस्था हो सकती है, ऐसे ही एक पेड़ के अंदर असंख्य लाखों करोड़ों जीवों को रहने की व्यवस्था होती है। कुदरत ने इनके घर बनाए हुए हैं पेड़ों के अंदर। तो सबसे ज्यादा तो सूक्ष्म जीव रहते हैं, फिर इसके अंदर चिड़ियाएं रहती हैं, घोंसला बनाती हैं, मधुमक्खियां रहती हैं, वो अपने छत्ते बनाती हैं, फिर और भी बहुत सारे कीटाणु जीवाणु जो इस पूरी खेती की व्यवस्था को संचालित करते हैं, वो सब पेड़ों के अंदर छुपे बैठे रहते हैं। अब क्या हुआ, 1970 के दशक के बाद में हमने पेड़ों से नफरत करना चालू कर दिया। जब से हाइब्रिड सीड्स आए, केमिकल फर्टिलाइजर आए, मशीनें आई, तो लोगों को लगा जी मशीन, ये तो पेड़ फंस रहा है, इसको निकालना पड़ेगा, पेड़ की छाया में खेती नहीं होगी। इस तरह से जो है ना हमने प्रचार तंत्र में इसको लेके आए और हमने खेतों को मैदान करते करते बड़े बड़े खेत बना दिए और बायोडाइवर्सिटी खत्म कर दी, पेड़ खत्म कर दिए। और पेड़ खत्म होने से वर्षा का जल का स्तर कम हो गया, धरती के अंदर पानी कम जाने लगा, खेती में कीड़े ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि खेती के कीड़ों को हैंडल करने के लिए कुदरत ने ऑलरेडी व्यवस्था कर रखी थी। सोचिए, ऊपर वाले ने बहुत दिमाग से ये संसार को बनाया, ऐसे एक भी गलती नहीं छोड़ी कि यार ये कौन काम करेगा। अभी जैसे मान के चलो, आम तो लगा दिए, आम का पेड़ बना दिया, लेकिन आम का पेड़ को खाने, आम के फल को खाने के लिए कोई कीड़ा बनाया ऊपर वाले ने, अब वो कीड़े ही पूरे आम खाए जा रहा, तो इंसान को क्या मिलेगा? सोचिए आप जरा, मतलब गंभीरता से सोचिए। लेकिन उस कीड़े को खाने के लिए कुदरत ने एक और चिड़िया बना दी, और वो चिड़िया आम नहीं खाएगी, उस कीड़े को खाएगी। सोचिए, तो बैलेंस में धरती को इस तरह से प्लान आउट किया है ऊपर वाले ने कि आप समझने बैठोगे तो 2-4 जन्म निकल जाएंगे, तब भी गुत्थिस नहीं आएगी समझ में। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर में बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा पार्ट है। अगर जैव विविधता नहीं होगी तो एग्रीकल्चर की सारी व्यवस्था हैंडल नहीं होगी, है ना। और इसके लिए आपको अपने खेत के चारों तरफ पौधों को रोपण करना पड़ेगा। वो किस विधि से करना पड़ेगा, कैसे वो प्लांटेशन होगा, वो मैं आपको आगे चल के 1 दिन के 1 घंटे के पूरे सीरियल में मैं आपको बताऊंगा। वो बहुत बड़ा प्लान है और इस प्लान के अंतर्गत आप पूरी एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी क्रिएट कर सकते हैं अपने फार्म की, और आपका फार्म अपने आप में इंडिविजुअल एग्रो बायोडाइवर्सिटी का प्लान होगा और उसके अंदर जो है ना सारी व्यवस्था इकोलॉजिकल तरीके से मेंटेन होगी। आज हमारे अपने फार्म पर मैं आपको बताऊं 7,500 प्लांटेशन है हमारे फार्म पर, और हमने पिछले 4 साल से नीम का तेल या छाछ के नाम पर भी कोई दवा स्प्रे नहीं की है। मतलब 4 साल से हमने कोई भी प्लॉट में स्प्रे पंप नहीं लगाया, मतलब स्प्रे लगाया ही नहीं, कोई भी स्प्रे नहीं लगाया, नीम ऑयल का भी नहीं लगाया, ना तो छाछ का लगाया, ना नीम तेल का लगाया। क्योंकि एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी का जो क्रिएशंस है वो पूरे मैनेजमेंट को हैंडल करता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता, जैव विविधता का मतलब होता है जीवों को रहने की व्यवस्था, और जीवों को रहने की व्यवस्था का मतलब होता है कि जीव जंतु कहाँ रहेंगे, तो पेड़ पौधों के अंदर रहते हैं। तो पेड़ पौधे लगाने की व्यवस्था आपके खेत पर होना चाहिए। तो उसका पूरा प्लान है, कौन सा पेड़ कहाँ लगाना, उसका डायग्राम है, खेत के चारों तरफ से पेड़ को घेर के लगाना, फिर तीसरी बॉर्डर, दूसरी बॉर्डर, ऐसे करके 3 लाइनों में पेड़ों से अपने खेत को घेरना, ये बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। तो इसको जैव विविधता बोलते हैं, और इस जैव विविधता के माध्यम से हम पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम जो है ना बैलेंस करके चलते हैं, और हमें कोई तो भी दवा स्प्रे करने की, पंप टांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हमने 4 साल से हमें पता ही नहीं है हमारा स्प्रे पंप किधर है, ये हालत है। और 16 एकड़ का हमारा फार्म बिना स्प्रे के हैंडल होता है। तो ये भी पॉसिबल है। अभी हम लोग जो इतना कॉम्प्लिकेशंस बना दिए ना फार्मिंग में कि यार वो बिना कीड़े लगे तो कोई फसल होती नहीं है, और कीड़े लगते हैं तो बिना पेस्टिसाइड डाले तो काम होता ही नहीं है, और कीड़े फसल को बर्बाद कर देते हैं, और जैविक में कोई समाधान है नहीं। हम इधर ही इधर घूम रहे हैं, हम इधर ही इधर घूमते रहते हैं, हम प्रकृति के इकोलॉजिकल सिस्टम को नहीं समझ पाते। तो इन 5 दिनों में हम आपको पूरा इकोलॉजिकल जो नेचर का सिस्टम है वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल मैं अभी शॉर्ट में आपको वापस से लिख के यहाँ पे बता देता हूँ हम लोग कितनी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, और किस तरीके से उन चीज़ों को हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया अभी कि हमने अभी तक खेती में काम करके पिछले 15 सालों में 5 तरह के नवाचार किए हैं, जो मैंने अभी ओरल आपको बता दिया, उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करके बता दिया, लेकिन मैं इस पे लिख के भी आपको बोल देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला है हमारा इनोवेशन मल्टी लेयर फार्मिंग, जिसमें हम एक साथ एक जगह पर कई
फसलें लगाते हैं। अभी तक हमने 5 फसलें लगाने का सफलता हासिल की हुई है और ये मॉडल पूरा एक बहुत ही साइंटिफिक है और भी प्रैक्टिकल है। ये कोई भी ऐसे हवा में नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो फसलें लगती हैं उनके भी अपने कॉम्बिनेशंस होते हैं। किस क्रॉप के साथ में आप कौन सी क्रॉप साथ में लगाओगे तभी वो बेहतर होंगी दोनों क्रॉपें। नहीं तो आप एक क्रॉप के साथ में दूसरी क्रॉप लगा दिए तो दूसरे का शेडो पहले पे पड़ा तो पहला शेडो के चक्कर में ही नहीं हुआ। तो ये ऐसे नहीं होगा। ये बहुत साइंटिफिक है। इसमें कौन सा क्रॉप किस क्रॉप के साथ में लग सकता है, ये हमारा पूरा 9 सालों का अध्ययन है और इसमें 360 मॉडल जो हमने बनाए हैं वो आप सबको हम शेयर भी करेंगे, ठीक है। उसमें 2 लेयर के भी मॉडल हैं, 3 लेयर के भी मॉडल हैं, 4 लेयर के भी मॉडल हैं, 5 लेयर के भी मॉडल हैं, ऐसे करके ऐसे 360 टोटल मॉडल हैं जिन पे अभी तक हमारा एक्सपेरिमेंट नक्की हुआ है, वो हम आपको शेयर कर देंगे। तो ये मॉडल ना केवल 3 बातों को प्रेजेंट करता है। 3 बातें मतलब, एक तो सस्टेनेबिलिटी, किसान खुद से कर सकता है। अभी तक जितनी भी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में तैयार हो रही हैं वो सारी टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं से किसान को परचेस करनी पड़ रही है। और परचेस करने का मतलब ये है कि किसान अपने कपड़े खरीदने की हालत में नहीं है, वो टेक्नोलॉजी कहाँ से परचेस करे। हिंदुस्तान का स्टडी एक्चुअली यही है वास्तविकता में। आज हमारे देश में कृषि प्रधान देश है हमारा भारत, बराबर ना, सबको पता है। हमारे देश में 70% लोगों की आजीविका खेती से है, ये भी सबको पता है। अगर हम इसके और अंदर जाएं तो 95% फार्मर हमारे देश में मार्जिनल हैं, जिनके पास 2 बीघा 5 बीघा 10 बीघा जमीन है, ठीक है। ऐसे रेयर लोग होंगे जिनके पास सैकड़ों बीघा जमीन है, ठीक है। वो एक फर्म के रूप में काम कर रहे होंगे या एनजीओ के रूप में काम कर रहे होंगे या ट्रस्ट के रूप में काम कर रहे होंगे, वहां पर बड़ी जमीन हो सकती है। लेकिन एक्चुअल जो फार्मर है जिसके पास पैतृक जमीन का बंटवारा होते चला आया है, वो फार्मर के पास 1 से 5 एकड़ जमीन बची हुई है। मतलब हमारे देश में 95% लोग ऐसे हैं जिनके पास 1 से 5 एकड़ जमीन का रकबा है। तो वो मार्जिनल फार्मर हुए, लघु सीमांत किसान बोलते हैं उन्हें। ये लघु सीमांत किसान की हालत ये है देश में कि वो मतलब जो है ना 500 रुपए की भी चीज परचेस करने के बारे में भी 10 बार सोचता है, क्योंकि पैसे नहीं है साहब उसके पास। साल में 2 बार इनकम होती है और 2 बार इनकम भी रिस्क में होती है। हो गई तो होगी, और अगर मौसम ने करवट बदल दिया तो नहीं होगी। तो ये बताओ, हम लोग महीने में इनकम करते हैं, बहुत सारे नौकरी पेशा लोग होंगे, इसमें कोई व्यवसायी भी होंगे, हम लोग महीने में इनकम करते हैं, डेली बेसिस पे इनकम जनरेट करते हैं, तब जाके हम अपनी परिवार को एक हेल्दी इन्वायरमेंट दे पाते हैं, सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि हमें डेली बेसिस पे पैसे चाहिए। किसान के बारे में आप जरा सोचिए, पीएचडी करने का विषय है। साल में 2 बार इनकम करने वाला प्राणी अपने आप को सस्टेन इस दुनिया में कैसे रखा है, सोचिए आप। जिसकी साल में 2 बार इनकम हो रही है और वो भी रिस्क में हो रही है, और 3 साल में कभी ना कभी तो उसको पूर्णतः धोखा मिलता है कि जो उसने लगाया वो भी उसका पूरा चला जाता है, ये भी है उसके साथ में, और उसके बाद भी वो जिंदा है, वो सरवाइव कैसे कर रहा है, ये सोचने का विषय है। हम लोग तो महीने में अगर 1 तारीख को सैलरी मिलती और अगर 5 तारीख को मिले तो घर में तांडव शुरू हो जाता है। ये होता है, अक्सर फैमिलियों में होता है, ठीक है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि महीने की इनकम करने वाला व्यक्ति भी महीने के अंत में परेशान हो जाता है जब, तो फिर 6 महीने में 1 बार इनकम करने वाला व्यक्ति कैसे अपने आप को सस्टेन किया। तो वो बिल्कुल भी इस हालत में नहीं है कि वो परचेस करे कोई भी टेक्नोलॉजी, ठीक है। अच्छा, तो ये मॉडल जो है ना पूरी तरह से सस्टेन है, उसको परचेस करने की जरूरत नहीं है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर दूसरा पॉइंट ये है कि ये बायोडिस्पोजेबल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। मतलब इसमें कोई भी इन्वायरमेंट को हम रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। देखो, दुनिया में बहुत सारे अनुसंधान हो रहे हैं अभी और बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, लेकिन सबके पृष्ठभूमि में जाएंगे तो वो लंबे समय के बाद आपको नुकसान पहुंचा रही है। इतिहास गवाह है इस चीज का। हमने केमिकल फर्टिलाइजर को एक टेक्नोलॉजी के रूप में अडॉप्ट किया, बेशक उसने उत्पादन बढ़ाया, लेकिन कैंसर भी बढ़ा दिया, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा दिया, हर एक आदमी गोली लेके चल रहा है ना, कितना डिसीज बना दिया ना हमने। तो एक टेक्नोलॉजी ने क्या किया, भोजन तो पैदा कर दिया, लेकिन नुकसान भी उसने साथ साथ में पकड़ा दिए बहुत सारे। हमने और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, जो भी हमने अडॉप्ट किया, प्लास्टिक इंडस्ट्री को हमने स्वीकार किया, हर चीज प्लास्टिक की बना डाली, लेकिन उसके दुष्परिणाम, धरती के अंदर पानी नहीं जा रहा, जगह जगह प्लास्टिक फैला दी हमने, इन्वायरमेंट कितना दूषित कर दिया, पॉल्यूटेड कर दिया, एयर पॉल्यूटेड कर दी, है ना, ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो गया हमारी वायु में। तो ये सब दुष्परिणाम भी साथ में आए। हमने कोई भी इंडस्ट्री को अपनाया, उस इंडस्ट्री ने कहीं ना कहीं फायदा दिया, लेकिन उसके साथ में उसने नुकसान भी दिए।
लेकिन आज हमें, अगर हम कोई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो हमें उस परिदृश्य में सोचना पड़ेगा कि ऐसा इसमें भी तो नहीं है कि ये 50 साल चलने के बाद ये भी नुकसान देगी। तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं कि ये बायोडिस्पोजेबल टेक्नोलॉजी पे आधारित है। इसमें कोई भी ऐसी चीज हम इस्तेमाल नहीं करते हैं जो बायोडिग्रेडेबल ना हो। और बायोडिग्रेडेबल है, इसका मतलब यह है कि वो रिसाइकिल व्यवस्था में सेट हो रही है, वो एक दिन मिट जाएगी और वापस हम उससे रीजनरेट कर सकते हैं। तो ये बायोडिस्पोजेबल है। और तीसरा इसका ताकत सबसे बड़ा है कि ये इकोनॉमिकल वायबल है, किसान को हरदम पैसा देती है। अगर दिन में एक बार नहीं तो वीक में एक बार तो आपको इससे पैसे मिलेंगे, अगर सच्चे मन से इस काम को करोगे तो। और वीक में अगर एक बार किसान की आमदनी होने लगी तो वो भी एक हेल्दी लाइफ जी सकता है, वो भी अपने बच्चों के भविष्य के बारे में अच्छा सोच सकता है और खुद से अपना रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था ढंग से कर सकता है। तो ऐसे करके ये तीनों चीज़ों पर डिपेंड है ये मॉडल। और साथ साथ में ये किसान की इनपुट कॉस्ट को 4 गुना घटा देता है। पानी 70% बचाता है, ठीक है, खरपतवार को उगने नहीं देता है, कीड़ों को 70% कम लगने देता है, और क्लाइमेट चेंज जो बुरा असर होता है वेदर इफेक्ट का, वो लगभग 90% सेव करके रखता है। तो ये 4-5 तरह के जो बुरे हैंडल हैं जो एग्रीकल्चर में किसान की इनकम को प्रभावित करते हैं, वो सब इससे हैंडल हो जाते हैं। तो इधर पे हमारे इनपुट कॉस्ट में रियायत मिल रही है और उधर आउटपुट में क्या हो रहा है, आउटपुट में हमारा 4 गुना उत्पादन बढ़ रहा है। तो 3 क्रॉप तो आपका प्रोडक्टिविटी पे जाएगा। एक का आप मान लो कि चलो ठीक है 4 एक साथ निकल नहीं तो चारों थोड़ी थोड़ी कमजोर हैं, तो एक को आप साइड में कर दो तो 3 गुना उत्पादन हो गया, 3 गुना आपकी वक्त की बचत हो गई और 3 गुना जमीन कम लगी, कम जमीन में काम कर लिया। तो ये इतना बढ़िया मॉडल है और इसलिए इस मॉडल ने देश दुनिया में बहुत कम समय में अपनी एक पहचान बनाई है, ठीक है। और अभी मैं अरब में था, मैं आपको बता दूं, हमारे देश के लोगों को चेतना बहुत देर में आती है जब विदेश के लोग हमारी टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से पेटेंट कर लेते हैं, अपना लेते हैं, उसको प्रोडक्ट के रूप में बना लेते हैं, तब हमारे देश के लोगों को समझ में आती है अच्छा ये खरीदना है ना। जब उनको ग्राउंड पे जाके समझाओ, घर में जाके बिठा के समझाओ भैया ये करो, तो वो आपकी बात को नहीं मानेंगे। वो सोचेंगे अरे ये नौजवान है, इनने क्या अभी जमाना देखा। मतलब उनको ये नहीं पता देखा या नहीं देखा, वो बात की बात है, वो बोलना पहले चालू कर देंगे। तो इस तरह से जो है ना हम चीज़ों को नेगोशिएट करते हैं और जब वो प्रोडक्ट बन के आ जाती है तो फिर हम उनको खरीदने में लाइन लगा देते हैं, ठीक है। ये हमारी आदत में एक थोड़ा सा फॉल्ट है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि देश के लोगों को जाके अभी इतने दूर से ट्रैवल करके आपके पास क्यों आए, क्या शौक है हमारा। सुशोभन जी से हमने कोई पैसे भी नहीं लिए हैं, ठीक है। ये जो आपसे थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया गया, ये सब पूरे प्रोग्राम की व्यवस्था को अरेंजमेंट करने के लिए किया गया। तो मेरा कहना ये है कि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है इधर पे आने का, या इतनी दूर से अपने घर पे हमारे फार्म पे बहुत सारे काम थे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसलिए चल के आया कि अगर आपको, आप में से 10 लोगों को भी ये समझ में आ गया तो समझ लो हमने बंगाल में बीज बो दिए मल्टीलेयर फार्मिंग के। और ये बीज जो है ना कभी पेड़ बनेंगे साहब, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने एक बात कही है कि कुछ करो या ना करो, बीज डाल के चले जाओ। वही काम मैं कर रहा हूँ, है ना, बीज डाल के चले जाओ। और अभी देखो मैं बता रहा हूँ ना, अभी ओमान में था, अरब में था मैं, वहाँ पे 5 दिन का एक शिविर था। हमारे बहुत डिवोटी थे, बहुत 2-3 साल से कह रहे थे कि आप आइए इधर पे हमारे यहाँ एक शिविर कीजिए। तो मैं गया था, वहाँ के प्रिंसेस लोग भी आए हुए थे। उस मॉडल को देखकर उन्होंने खुद से बयां किया। 5000 स्क्वायर फीट में हम बना के आए थे ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल कैंप, और उन्होंने फिर 1 एकड़ में उसको मल्टीप्लाई कर लिया। 1 एकड़ में सोचिए, जहां पर रेत है, सैंडी सैंड है, कुछ नहीं है, खजूर के अलावा कुछ नहीं उगता। 95% उनका सारा वेजिटेबल और फ्रूट्स और ग्रेन जो भी है, अनाज, सब इंपोर्ट होके आता है। वहां पर हमने पालक उगाया, वहां पे हमने धनिया उगाया, वहां पे हमने रेत में जो है ना गिलकी उगाई। और वो गिलकी जब उन्होंने खाया तब उन्होंने बोला कि ऐसा आज तक हमने 52 सालों में फील नहीं किया, मेरी उम्र निकल गई, जो गिलकी इस मॉडल से हमें फील हुआ। गिलकी मीन्स तोरई, एक सब्जी होता है ना, पालक स्पिनच होता है, कोरिएंडर धनिया होता है। तो इस तरह से उनको इसके अंदर रिजल्ट मिले और उन्होंने कहा कि इधर तो हम पानी देते हैं और इधर पानी डाला और यूं मुंह किया और पानी गायब हो जाता है, क्योंकि रेत है। और इस मॉडल मतलब
उगा ही नहीं सकते। दिन रात 24 घंटे जब हम पानी देंगे तब जाके उसका रूट जॉन को कुछ तो भी मिलेगा, नहीं तो सैंड तुरंत वो कर देती है, और टेम्परेचर 53 डिग्री तो तुरंत आधा उड़ जाता है। तो इम्पॉसिबल वेजिटेबल उगाना। तो आप पालक के बीज बोएंगे, वो अंकुरित होंगे और पीछे से मुरझा जाएंगे, खत्म, मर जाएंगे, क्योंकि इतना मेंटेन करना कठिन होता है। तो ये जो मॉडल है वो मॉडल जो है ना, सुबह में पानी दिया तो बोले सर जो है ना 3 दिन तक भी पानी देने की जरूरत नहीं पड़ी, रेत जैसी जगह में, सोचिए। तो इतना इम्प्रेस है वो इस चीज से। आपको क्या लगता है कि ये चीज यही रह जाएगी? बीज बो दी हैं तो वो जाके कहीं ना कहीं विस्तार लेगी, और अगर हम लोग अपने से नहीं चेते तो ये कभी ना कभी जो है ना किसी रूप में आपके हाथ में कहीं ना कहीं से घूम घाम के आने वाली है। तो इसलिए इस टेक्नोलॉजी पे पूरे दुनिया में बहुत तेजी से काम हो रहा है। आप भी इसको शुरू करिए, और मैं प्रैक्टिकली आपको सिखाने के लिए आया हूँ। आपके हाथों में ये पूरी कला डिलीवर करूँगा ताकि आपको ना तो हमारी ज़रूरत पड़े ना किसी और की ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो ये पहला इनोवेशन है। दूसरा इनोवेशन है वाटर रिचार्जिंग और एंड हार्वेस्टिंग। वाटर रिचार्जिंग और हार्वेस्टिंग, बेसिकली हमें अपनी जो मिट्टी है जिसके अंदर ताकत है, उस मिट्टी की ताकत को बारिश के पानी में बहने नहीं देना है। क्या होता है कि जब बारिश का पानी गिरता, ठीक है, धान के खेत हैं तो समझ में आता है, वो तो लॉक रहता है पानी, लेकिन जहां पर धान की खेती नहीं है और दूसरी फार्मिंग हो रही है, वहां पानी गिरता है, टॉप सॉइल को बहा के लेके जाता है। तो पानी भी गया और टॉप सॉइल भी गई, और टॉप सॉइल ही मिट्टी की सबसे ज्यादा ताकतवर मिट्टी होती है ना। टॉप सॉइल आप समझ लो हमारे शरीर का ब्लड होता है। जैसे हमारे शरीर का ब्लड जितना भी है वो कोई निकाल ले तो जान कितनी रहेगी हमारे अंदर? बहुत कम रहेगी, ठीक है कि नहीं। फिर हमें वापस आने में बहुत समय लग जाएगा, और फिर अगले साल फिर निकल गई साहब। तो ऐसे हर साल पानी गिर रहा है, और हर साल जो है ना उसकी टॉप सॉइल हमारे खेतों से निकल के बाहर जा रही है। इससे हमारी निरंतर मिट्टी कमजोर हो रही है और उससे प्रोडक्टिविटी भी डाउन हो रही है। तो हमें टॉप सॉइल को बहने से बचाना, ऐसा ढांचा क्रिएट करना, ठीक है। हमें पानी को खेत के अंदर ही रहने देना, ऐसा ढांचा क्रिएट करना। और मैं आपको सिखाऊंगा इन 5 दिनों के दौरान में कि एग्रीकल्चर में जब भी आप काम करें तो इसको, एक तो पहली बात तो बिजनेस मॉडल समझ के काम करो, है ना। इसको एक आय का अच्छा जरिया समझ के काम करो। दूसरा, जब आप इसके अंदर काम कर रहे हो तो इसका एक बेसिक ढांचा भी बिठाओ, है ना। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जमाना जरूरी है। एग्जाम्पल अगर हम आपको समझाएं तो जैसे किराने की दुकान होती है, ये बताओ क्या टोकरी में दुकान चालू हो जाती है किराने की? नहीं होती है ना। इसके लिए हम क्या करते हैं? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिठाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है जी? एक कमरा होता है, फिर उसमें प्रॉपर रैक होते हैं, बड़ा सामान रखने के लिए बड़ा रैक होता है, छोटा सामान रखने के लिए छोटा रैक होता है। ये लेआउट है बेसिकली एक, है ना। अब अभी तक उसमें कोई सामान नहीं है, ना कोई बिक्री है, लेकिन वो दुकान को चलाने के लिए वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपकी एक चेयर है, एक ड्रॉज है जहां पे आप कैश रखेंगे, एक मतलब व्यवस्था है, एक कॉपी किताब होगी जहां पर आप हिसाब किताब भी रखेंगे। तो ये बेसिक हिसाब किताब आपको बिठाना पड़ेगा अपने खेत पे फार्मिंग करने से पहले। और ये हिसाब किताब आपकी क्लाइमेट चेंज से बचाएगा, कम पानी से बचाएगा, ज़्यादा बारिश से बचाएगा, बहुत सारे आंधी तूफान और तमाम तरह की जो एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स क्रिएट्स होती हैं उन सबको हैंडल करेगा, है ना। तो ये ढांचा है, ये ढांचा के अंतर्गत आएगा, है ना। तो इसमें वाटर रिचार्जिंग और हार्वेस्टिंग का भी लेआउट अपन को पहले बिठाना पड़ेगा खेती करने के पहले। ऐसा नहीं कि क्रॉप लगाने बैठ गए और क्रॉप हमने लगा दिया, फिर पानी गिरा तो पता चला बहा जा रहा है जो भी हमने लगाया। वो ढांचा पहले बिठाना पड़ेगा कि ये पानी गिरे तो हमारे खेत से बाहर ना निकल के जाए, उसका रिचार्जिंग हो प्रॉपर। तो ये हो गया वाटर रिचार्जिंग और हार्वेस्टिंग। इससे आप 30 लाख लीटर तक पानी रिचार्ज कर सकते हो और 4000 किलोग्राम तक 1 एकड़ के पीछे मिट्टी को बहने से बचा सकते हो। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा इंडिजीनियस सीड्स। हाँ हाँ, वाटर रिचार्ज मतलब वाटर रिचार्ज यू मीन दैट कि वाटर इधर ही रहे, नहीं जाए, दैट इज व्हाट यू टेल। वाटर रिचार्ज, इसका मतलब यही है। या और इसके मतलब इनडायरेक्टली ये भी है इसके अंदर कि पानी का हम ऐसा लेआउट तैयार करें कि अगर हमारे फार्म में ज़्यादा पानी आता है, कई बार ऐसा हमने देखा है कि खेतों में ऊपर से पानी आने लग जाता, बारिश का कोई क्रॉप नहीं हो पाता कहीं पर ज़्यादा पानी होने से, तो हम ऐसा लेआउट बिछाएं कि वो पानी को मतलब जो है ना ड्रेनेज भी करे, है ना, रिचार्ज भी करें और एक्सेस होने की स्थिति में उसको ड्रेनेज भी करें। ओके, हाँ, तो वो दोनों इसके अंदर आएंगे। एक दिन में 1 घंटे की क्लास में आपको ये पूरा डायग्राम के साथ में आपको एक्सप्लेन करूंगा।
इरिगेशन में भी तो पानी कम लगता है, तो फिर इसका क्या जरूरत है? नहीं, ये अलग चीज है। ये तो हमारी बारिश के पानी की अरेंजमेंट है। एरीगेशन तो आपका साल भर चलना है, लेकिन बारिश का पानी अगर मान के चलो तेज गिरा और मिट्टी और खाद और पानी बारिश का पानी को रिचार्ज, हाँ, बारिश के पानी को रिचार्ज करने का है, या बारिश का पानी आपके खेत में ज्यादा होने की स्थिति में उसको ड्रेनेज करने का है, ताकि आप अच्छे तरीके से क्रॉप्स को उगा पाएं, है ना, मतलब क्रॉप आपकी डैमेज ना हो, ऐसे। तो ये है। फिर इसके बाद है इंडिजीनियस सीड्स, जिसमें हमने 80 तरह की वैरायटियों के देसी बीजों का कलेक्शन किया है, और हम आपको कुछ डेमो दिखाने के लिए भी लेके आए हैं, वो हम आपको दिखाएंगे कोई एक दिन। तो एक दिन ये टॉपिक भी आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि हम अपने इंडिजीनियस सीड्स को कैसे रिजर्व कर सकते हैं, कैसे उनको संरक्षित कर सकते हैं, और कैसे उनको जेनेटिकली प्यूरिफाई कर सकते हैं, मतलब उनको कैसे हम जनरेशन टू जनरेशन उनकी पावर को इम्प्रूव करके आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमें यही सबसे दिमाग में खतरा है कि हमने बीज बनाए तो वो अगले साल कम पैदा देंगे, फिर उसके ही बीज बनाए तो और कम पैदा देंगे, क्योंकि वैज्ञानिक लोगों ने तो ये बोल रखा कि 3 साल के बाद में बीज बदल लेना चाहिए। सही है कि नहीं? और वो 3 साल में बाकी में बीज ताकत में नहीं रहते हैं। कारण क्योंकि क्या होता है ना, जैसे एक ताकतवर बीज है और एक कम ताकतवर बीज है, अब ये दोनों एक साथ में फील्ड पे लगे हैं, अब इनका आपस में पॉलिनेशन हो गया, तो कम ताकतवर बीज थोड़ा ताकतवर बन गया, लेकिन ज्यादा ताकतवर बीज कम हो गया। अब इसी का बीज हमने फिर अगले साल लगाया, अब अगले साल में क्या हुआ, और कम ताकत वाला बीज और थोड़ी ताकत वाला बीज आपस में मिल गया, तो और कम हो गया। ऐसे करके 3 जनरेशन के बाद में वो बीज के अंदर उतना प्यूरिफिकेशन नहीं बना। और हमारा जो साइंस है, हम जो करते हैं वो हम ये करते हैं कि जैसे अगर क्लास में 100 बच्चे हैं और 100 में से अगर एक बच्चा ने 99 नंबर लाए हैं, तो हमें क्या करना है, 99 बच्चों को छोड़ दो, एक बच्चे को पकड़ के उसकी जनरेशन को आगे बढ़ाना। ये मैंने समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया। ऐसा हम लोग जो है ना मतलब ऐसा हमें बीजों के सिलेक्शन में करना है, उसको हम चयन प्रक्रिया बोलते हैं। वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझाएंगे कि कैसे। तो इससे क्या होगा, जब बीजों का विज्ञान आपको समझ में आएगा तो आप बीजों के रूप में आत्मनिर्भर भी बन पाएंगे, और बाहर से हमें खराब सीड लाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही पावरफुल बीज बना पाओगे। और इसमें बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट हमने बीजों में लिए हैं। एक हमारे पास हमने एक पेरेनियल वैरायटी तैयार की है तुअर दाल का, जो एक बार लगाने पे 5 साल तक रेगुलरली फलता है, और उसकी फल्ली इतनी लंबी और बोल्ड दाना और 5 से 6 दाने सेट होते हैं। एक पेड़ में आधा से लेकर 1.5 किलो तक अरहर लगती है, 1 एकड़ में 8 से 10 कुंटल उपज आती है, और 2 बार फलती है और 5 साल तक लगातार चलती है। अब बताओ, अब कौन सा हाइब्रिड है जो इसका टक्कर ले ले? हिंदुस्तान में कोई वैरायटी नहीं है, अभी किसी भी साइंटिस्ट के पास ये वैरायटी नहीं है। तो क्या है ना, आपको जेनेटिकली कुदरती व्यवस्था को पकड़ना पड़ेगा। कौन सी बीज आपको कहां से कितना ताकतवर मिल जाए किसी को नहीं पता। सही है कि नहीं है? तो ये तो कुदरत की व्यवस्था है, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको सिलेक्शन विधि अपनाना पड़ेगी। ठीक है? हाँ, तो क्वेश्चन है, हाँ, फल देख के क्या उसके बीज का ये करना पड़ेगा? हाँ, वो सिलेक्शन प्रोसेस में हम लोग जाएंगे जब डेप्थ में, तब वो टॉपिक करेंगे। अब चौथा जो है वो रिप्लेसमेंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। मतलब हमें कौन कौन से जैविक खाद बनाने हैं जो रासायनिक के विकल्प हों। जैसे अभी हम रासायनिक में सब डीएपी डालते हैं, अब गोबर की खाद में वो डीएपी की कमी पूरी नहीं कर पाता, तो हमें क्या करना है, हमें जैविक तरीके से डीएपी बनाना है। हमें ऐसा कुदरती रिसोर्स खोजना है जिसके अंदर फास्फोरस तत्व सबसे ज्यादा हो, और वो फास्फोरस तत्व हम कुदरती तरीके से मिट्टी को दे पाएं, ताकि फास्फोरस की कमी पूरी हो और पौधे में उपज अच्छी आए। और अगर हम सोचे कि नहीं जैविक खेती करने जा रहे हैं और हम एक घोल बना के डाल दें, तो फास्फोरस की कमी वो घोल पूरा नहीं करेगा, और जब घोल पूरा फास्फोरस की कमी पूरी नहीं करेगा तो पौधा क्या होगा, कमजोर निकलेगा, और कमजोर पौधा निकलेगा तो कमजोर पत्तियां बनाएगा, कमजोर फूल बनाएगा, कमजोर फल बनाएगा। ठीक है कि नहीं? तो कुल मिला के हमको अभी रिप्लेसमेंट तैयार करने पड़ेंगे, सभी तरह के रासायनिक खादों के विकल्प देने पड़ेंगे मिट्टी को, तब जाके हम उपज को भरपूर तरीके से ले पाएंगे। ठीक है कि नहीं? तो ये हम चौथे फार्मूले में आपको एक दिन पूरा समझाएंगे, कौन कौन से कंपोस्ट, उनको कैसे बनाना है, उनके रिसोर्सेज क्या हैं, और उनको कितनी मात्रा में खेत में कब देना है। तो ये एक अपना एक टॉपिक होगा। 5वां है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता, है ना, जीवों को रहने की व्यवस्था। ये आपको अपने फार्म पे करना पड़ेगी। तो ये 5 इनोवेशन है
जिन इनोवेशनों को हमने पिछले 15 सालों में किया हुआ है, ठीक है। और इन्हीं इनोवेशनों को लेकर हम अपने सागर के फार्म में और पूरे देश दुनिया में जाके लोगों को सिखा रहे हैं। ये 5 इनोवेशन खेती को सस्टेन बनाते हैं, स्वावलंबी बनाते हैं, आत्मनिर्भर बनाते हैं और इनपुट को कम करवाते हैं और किसान की आय को बढ़वाते हैं। जब ये 5 चीज़ों पे हम वर्कआउट करके और इन पे काम करने लग जाएंगे तो आपको 1 से 2 साल के अंदर उसमें खेती में प्रॉफिट दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो ये 5 इनोवेशन हुए जिन पर हम अगले 5 दिनों में प्रैक्टिकल करके सीखेंगे सबको कि कौन सा इनोवेशन कितना लाभ और किस ढंग से पहुंचाता है। पर इसके साथ साथ यहाँ पर एक बात है जो मुझे आपसे शेयर करनी है, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये एक फार्मूला सीखने के लिए यहाँ पर आए हो सकता है, या कोई पर्टिकुलर आप एक प्रॉब्लम्स लेके आए हो कि इसका जी हमें सोल्यूशन मिल जाए इधर पे, इनसे जाके पूछ लेंगे, या फिर आप बस आए हो कि चलो देखें तो क्या नया है। नहीं सर, हो सकता है इसलिए हाँ, पर करेंगे ये तो समझ में आ रहा है। पर एक जो विजन है ना खेती को लेकर, वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक बार आपको समझ में आ गया ना तो खेती का जो है ना आपका मन बन जाएगा इसके अंदर काम करने का। और अभी हमारा मन कैसे बना और अभी हम कैसे सस्टेन है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि हम सभी लोग, हम सबके मन में ये है कि खेती जो है ना लाभकारी धंधा बने, लेकिन ये है नहीं है, ये भी हमें पता है ना, हो नहीं रहा है ना। हाँ, हो नहीं रहा है या है नहीं है, बात एक ही बात है, चाहे उसको तोड़ मरोड़ के कैसे भी कह लो। तब भी हम लोग आए हैं वो इसीलिए तो मैं शेयर कर रहा हूँ आपको, इसीलिए मैं शेयर भी कर रहा हूँ आपको कि आप में वो कैपेसिटी है, वो हिम्मत है समझने की, इसलिए आप आए हैं। आपको समझ में आ सकती है बात। देखो खेती जो है ना, ये बात आपको मानना पड़ेगी कि दुनिया की सारी इंडस्ट्रियों की पेरेंटल इंडस्ट्री है। समझो इस बात को, खेती जो है ना दुनिया की सारी इंडस्ट्रियों की पेरेंटल इंडस्ट्री है। पेरेंटल का मतलब होता है पैतृक इंडस्ट्री है। पैतृक मतलब इसी से सारी इंडस्ट्रियां निकली हुई हैं। रुक जाता है तो सब कुछ रुक जाएगा। हाँ, सब कुछ रुक जाएगा, बराबर। अब दुनिया की सारी इंडस्ट्रियों को बड़े से बड़ा टैग मिल गया। फ्यूल इंडस्ट्री को बड़ा से बड़ा टैग मिल गया, ऑटोमोबाइल को बड़ा टैग मिल गया, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को बड़ा टैग मिल गया, प्लास्टिक इंडस्ट्री को बड़ा टैग मिल गया, क्लॉथ इंडस्ट्री को बड़ा टैग मिल गया, फूड इंडस्ट्री को बड़ा टैग मिल गया, है ना, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को बड़ा टैग मिल गया। सबके अपने अपने ब्रांड हैं हर क्षेत्र के, लेकिन फार्मिंग इंडस्ट्री को कोई टैग नहीं मिला। और यही एक इंडस्ट्री है जो सारी इंडस्ट्रियों को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। आप बताइए कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री को इसने रॉ मटेरियल ना दिया हो। चाहे कपड़े की इंडस्ट्री हो, खेत में कपास पैदा होता है जी, तभी जाके ये धागा बनता है, धागा बनने के बाद ये कपड़ा बनता है, कपड़ा बनने के बाद जो है ना फिर ये उसके अलग अलग टाइप के, अलग अलग नाप के वस्त्र बनते हैं, ठीक है। तो दुनिया रंग बिरंगी दिखती है और अच्छी दिखती है। लेकिन अगर कपास पैदा ना हो और वो धागा बनने ना जाए तो धागा बनाने में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे मैनेजर हो, चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे लेबर हो, चाहे जो भी हो, सबका धंधा बंद हो जाएगा। अगर वो फिर कपड़ा बनने ना जाए तो कपड़ा बनाने की जितनी भी इंडस्ट्री है, मशीन से लेकर उसमें जितने इंजीनियर काम कर रहे हैं, जितने साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर जो भी काम कर रहा है, सबका धंधा चौपट। फिर उसके आगे ना बढ़े ये तो कहाँ से इतने बड़े बड़े ब्रांड खड़े होंगे जो आप अभी सब लोग सुनते हैं, ये ब्रांड वो ब्रांड है ना, ये इसके ब्रांड का कपड़ा, उसके ब्रांड का कपड़ा। फिर जाके वो कितना बड़ा उसका होलसेल बिजनेस है। आप देखिए कलकत्ता में भी कितना बड़ा काम है इसका, ठीक है कि नहीं है। फिर उसके बाद जो है ना रिटेल में जाइए तो देखिए, आप शहर जाइए तो 20 दुकानों में से कम 5-7 दुकानें जो है ना आपको कपड़े की मिलती हैं। कितने लोगों का व्यापार चल रहा है एक खेत में कपास पैदा होने से। तो सबका व्यापार का अपना टैग है, सबका अपना अपना ब्रांड है, लेकिन फार्मर का कोई एक ब्रांड नहीं है। ये बहुत मतलब आश्चर्यजनक बात है। और अगर ये पेरेंटल इंडस्ट्री है तो इसका ब्रांड सबके ब्रांड से ऊंचा होना चाहिए और सबसे बड़ा ब्रांड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मदर इंडस्ट्री है भाई, ये यही सबको चला रही है। लेकिन सब लोग ऐसा मानते नहीं हैं, कोई नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता क्योंकि फार्मर जो है ना एक अपनी आइडियोलॉजी पे काम करता है, उसको अपनी आइडियोलॉजी को बदलना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको ऐसा लगता है कि फार्मिंग में हमें पैसे बनाने हैं, प्रॉफिट बनाना है, आय बढ़ानी है, तो हमें जो है ना उत्पादन को बढ़ाना होगा, तो ये रास्ता आपका गलत है। ये रास्ता फिर आपका गलत है।
क्योंकि उत्पादन बढ़ाने में आप 70 सालों से लगे हुए हो। बताइए आप अभी 70 सालों से कर क्या रहे हैं हम? देश में 200 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां, 1 लाख साइंटिस्ट हैं। सब लोगों का फोकस अच्छे बीज बनाने में और अच्छे अच्छे तरह के सोलुबल फर्टिलाइजर बनाने में लगा हुआ है। इतनी रिसर्च हो रही देश में, लेकिन ये सारी रिसर्च कहां जाके टिक रही है? किसान को लगातार गरीब बना रही है। किसान का प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तारीफ करता हूं देश के वैज्ञानिक और यूनिवर्सिटियों की, जिन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया। खाद्यान्न के भंडारण बढ़े, आज हम एक्सपोर्ट करने की हैसियत में आए, ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से किसान की आमदनी बढ़ रही है? तो जवाब है कि नहीं बढ़ रही है। उत्पादन बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जैसे ही उत्पादन बढ़ता है तो क्या होता है ना, जैसे आय हमारी हो रही है 10 रुपए, समझना बात को, आय हुई 10 रुपए, तो हमारा उत्पादन हुआ यहाँ पे, मान के चलो अभी 2 रुपए हो रहा था, अब उत्पादन 4 रुपए हो गया, तो आय हमारी 4 रुपए हुई और इधर हमारे खर्चे हो गए 4 रुपए से 16 रुपए। फिर ये उत्पादन बढ़ के 5 रुपए हो गया, ये इधर खर्चे हो गए 25 गुना। तो उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ में खर्चे 3 गुना स्पीड से बढ़ रहे हैं, ठीक है कि नहीं? 3 गुना स्पीड से बढ़ रहा है, तो क्या होगा? और उत्पादन को खर्चों की स्पीड से नहीं बढ़ा सकते आप, ये नहीं बढ़ा सकते, और इसका साइंटिफिक कारण है। अगर ये भ्रम है आपके दिमाग में कि हम अच्छे बीज इस्तेमाल करके अभी और रिसर्च करेंगे और उत्पादन बढ़ाएंगे, तो ये गलत फहमी है आपकी। इस पे एनर्जी मत डालो आप, एनर्जी जहां लगानी है आप वहां लगाइए। उत्पादन में एनर्जी लगाएंगे तो नहीं होगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल से जोड़ता हूं। हम सभी लोगों के पास अपनी अपनी क्षमताएं हैं कि नहीं है? 100% है, कैपेसिटी है हम सभी की। अगर हम यहाँ पर 1 फुट गड्ढा अगर एक दिन में खोद सकते हैं तो ये हमारी अपनी क्षमता है बॉडी की। आप 2 फीट खोद सकते हैं, ठीक है, आपने अपनी क्षमता से गड्ढा खोदा, हमने अपनी क्षमता से गड्ढा खोदा। अगले दिन आप कहो कि यार जो है ना थोड़े ज़्यादा पैसे ले लो, दुगुना गड्ढा खोद दो, तो हम अपनी क्षमता का 1.5 गुना कर पाएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे ना। 2 गुना भी कर लेंगे तो एक दिन कर लेंगे 2 गुना, तीसरे दिन नहीं करेंगे, 1 गुना भी नहीं कर पाएंगे फिर तीसरे दिन, और चौथे दिन 3 गुना तो कर ही नहीं पाएंगे, 5वें दिन 6वां गुना तो कर ही नहीं पाएंगे। तो फिर क्यों उत्पादन बढ़ाने में लगे हो? क्योंकि उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई मशीन काम थोड़ी कर रही मिट्टी के अंदर। अभी आपको हमने समझाया कि मिट्टी के अंदर जीवाणु काम करते हैं, वही उत्पादन तय करते हैं कितना आना है। तो जीवाणु की भी तो अपनी ताकत है भाई, जैसे आपकी ताकत है, आपकी सामर्थ्य है। जितनी आपकी सामर्थ्य है आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही आउटपुट दोगे। ऐसी मिट्टी की भी अपनी सामर्थ्य है, वो अपने आउटपुट के अनुसार ही उत्पादन आपको देगी। मतलब एक एक्सट्रीम लेवल तक आप प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। तो अब अगर ये हम तय कर लें कि एक्सट्रीम लेवल क्या, ये 2 गुना, 4 गुना या 5 गुना, तो मोटा मोटी ना 2 गुना मारो ना 5 गुना, 4 गुना एक एवरेज मान लेते हैं कि हम इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते। तो ये तो इधर रोकने वाले हैं नहीं, ये रोकने वाले हैं क्या? अभी आप सबको पता है ना, हमारा देश जब आचार्य चाणक्य का अर्थशास्त्र फॉलो करता था तब हमें कोई रुपए की जरूरत नहीं थी, वस्तु विनिमय से हमारा काम चल जाता था। हमें दाल खानी है, इनके यहाँ चावल पैदा हुआ, हमारे यहाँ दाल पैदा हुई, दोनों को दाल चावल खाने हैं, इन्होंने हमें दाल दे दी, हमने इनको चावल दे दिया, दोनों खुश हैं दाल चावल खा के। ना इनको पैसे की जरूरत ना हमें पैसे की जरूरत, कहानी खत्म। लेकिन अब क्या हो गया है? अब जिंदगी जीने की परिभाषा बदल चुकी है। आज हर व्यक्ति को हाथ में मोबाइल चाहिए, कोई को 1 कोई को 2 चाहिए, ठीक है। फिर उसमें बैलेंस चाहिए, खाना पेट में डालें चाहे ना डालें, लेकिन मोबाइल में बैलेंस होना चाहिए। फिर कहीं जाना है तो गाड़ी चाहिए, उसके लिए तेल चाहिए। ये 2 चीजें ऐसी हैं जिनको इंसान के तेल से भी ज्यादा चिंता हम उनकी कर लेते हैं, है ना? सही है कि नहीं? हम घर से चाहे भूखे पेट निकल जाएंगे, लेकिन गाड़ी में हिला हिला के देखते हैं तेल है कि नहीं है। सोचिए जरा, प्रैक्टिकल बात है भाई। तो मतलब हम जो है ना कितने ज्यादा मतलब सुविधाओं में उलझ चुके हैं, और ये सुविधाएं हमारे कहीं ना कहीं इनपुट को बढ़ा रही हैं, इनपुट को बढ़ा रही हैं, हमारे खर्चों को बढ़ा रही हैं। और जब हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं निरंतर स्पीड से, तो उत्पादन भी उसी स्पीड से होना चाहिए, और उत्पादन उस स्पीड से हो नहीं रहा है। कारण क्योंकि वो मिट्टी या मशीन नहीं है, वो मिट्टी है, वो मशीन नहीं है, ठीक है। आपने केमिकल तरीके से कोशिश की उसको मशीन बनाने की, सो बना लिया। 1970 में जब मैक्सिकन गेहूं आया था भारत में, तब हमारे देश की मिट्टी ने 47 कुंटल 1 एकड़ में गेहूं पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया। आज हमारी मिट्टी है जिसके पास 1975 के बाद न जाने कितनी रिसर्च है, टेक्नोलॉजी हाथ में है, पानी के संसाधन है,
ठीक है, मोबाइल हाथ में है और तमाम तरह के केमिकल फर्टिलाइजर और मशीनरीकरण है, सब कुछ है, रोड नाली के कनेक्शंस हैं, बिजली है। उस समय पे ये कुछ भी नहीं था, तब हमने 47 कुंटल निकाल लिया, आज हम 18 कुंटल उसी मिट्टी से नहीं निकाल पा रहे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है मिट्टी अपनी कैपेसिटी के अनुसार काम करेगी। उसने एक दिन 2 फीट गड्ढा खोद लिया, आपने उसको प्रोत्साहित किया ना, तो खोद लिया उसने गड्ढा, अब वो वापस आ गई एक अपनी क्षमता पे, और बल्कि और उससे कम, क्योंकि थक चुकी है। अब बात समझ रहे ना? तो पहले तो 25 ही निकल रहा था, 25 के लोभ में हमने 50 निकाल दिया और अब आ गए वो 18, 15, 12, 13 पे। समझ में आ रही ना बात? ये बिल्कुल यथार्थ साइंस है, इसके बाहर और अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि उत्पादन बढ़ा के हम अपनी आय बढ़ा लें, तो ये संभव नहीं है। तो फिर यहाँ पे हम खेती को फिर आय का जरिया या अच्छा बिजनेस मॉडल कैसे बना पाएंगे? फिर तो कहानी खत्म हो गई भाई। जब उत्पादन ही नहीं बढ़ रहा तो फिर करके क्या फायदा है ना? खर्च तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते। और किसी को ये भी नहीं बोल सकते कि आप मोबाइल मत रखो, ये भी नहीं बोल सकते कि गाड़ी मत रखो, ये भी नहीं बोल सकते कि अच्छे कपड़े मत पहनो, एक ही कपड़ा 4 साल चलाओ। ये किसको बोल सकते आप? नहीं बोल सकते, वो तो अनकंट्रोल है भाई। तो जब ये अनकंट्रोल है तो हमें कोई ऐसा वैश्विक विकल्प चाहिए जिसमें हम खेती को प्रॉफिटेबल और प्रोफेशनलिज्म दिला पाएं। ठीक है, खेती को प्रॉफिटेबल और प्रोफेशनलिज्म का टैग दिला पाएं, क्योंकि ये दिलाना तो है, ये दिलाना तो है, क्योंकि खेती ही सबसे बेहतर काम है और पेरेंटल इंडस्ट्री है। लेकिन इसको आज तक किसी ने वो टैग नहीं दिया, वो सम्मान नहीं दिया। कारण क्योंकि हमारा ट्रैक गलत था काम करने का। मैंने जो अध्ययन किया 15 सालों में, और मैं अभी आपको एक फार्मूला बता रहा हूं जिस फार्मूले पे हम पिछले 4 सालों से लगातार टिके हुए हैं और निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और एक अच्छी खासी आमदनी पर हम हैं। ठीक है, आज हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम इधर पे आपको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और हमारा खेती का काम सुसज्जित तरीके से, ठीक है, थोड़ा कम चलता है लेकिन उतनी ज़्यादा हमको लालसा भी नहीं है धन कमाने की। अगर होती तो हम फिर 100, 200, 500 एकड़ में अपना बैठ के कर रहे होते, आपको इधर नहीं आते समझाने, ठीक है कि नहीं? तो धन कमाने की लालसा नहीं है, जितना हमको चाहिए उससे। तो सर आप अकेले नहीं कर पाओगे। नहीं बता रहे हैं, मतलब ठीक है, टीम बना के करते, कैसे भी करते भाई। बिजनेस वाला व्यक्ति कैसे करता है? टीम बना के 50 फैक्ट्रियां चलाता है कि नहीं है? तो वो नहीं है भाई, स्पष्ट है। और दूसरा ये है कि हमको जितना धन चाहिए परिवार चलाने के लिए, खेती हमें उससे 2 गुना दे रही है अभी वर्तमान में, ठीक है, और बल्कि 3 गुना दे रही, तो हम सामाजिक कार्य भी कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको वो रास्ता बताना चाहता हूं जिस रास्ते पर हमें चलना है और जिस रास्ते पर हम चल के खेती को प्रॉफिटेबल और प्रोफेशनलिज्म ला सकते हैं। क्योंकि अभी जिस रास्ते की अभी तक हमने बात की, उत्पादन बढ़ाने की जी, और जो है रिसोर्सेज घटाने की, वो तो समझ में नहीं आ रही है कहीं से कहीं तक बात। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें खेती में प्रॉफिट और प्रोफेशनलिज्म, दोनों शब्द PRO से शुरू होते हैं, प्रॉफिटेबल और प्रोफेशनलिज्म, ये दोनों चीज़ें अगर हमें खेती में चाहिए तो हमें करना क्या होगा? क्या पाथ है? क्या हम आने वाली जनरेशन को ये कह पाएंगे कि भाई खेती में आओ आप और खेती में काम करो, खेती पर्यावरण को बचाओ, मिट्टी को बचाओ? कैसे कह पाएंगे? क्योंकि आज की जनरेशन जो है ना, आपकी कोई भी बात को मानने को तैयार नहीं है। अगर आप पैसे दिखा दो तो कोई भी बात मानने को तैयार हो जाएगी। कारण क्योंकि हर एक की नीड है भाई पैसे। अगर पैसे मिलेंगे तो पेड़ पे चढ़ जाएगा आदमी, है ना, और पैसे नहीं मिलेंगे तो पेड़ भी नहीं देखेगा भी नहीं। ये सत्य है, मतलब ये है, सच्चाई है ये हमारे समाज की, है ना। तो क्या हो रहा है ना कि जब तक खेती में प्रॉफिट नहीं होगा तब तक खेती को आप किसी को बोल नहीं सकते कि आप भी खेती में आइए। कैसे बोल सकते हैं आप बताइए, है ना। और प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा तो प्रोफेशनलिज्म क्या है? प्रोफेशनलिज्म एक टैग है जो आपको सम्मान दिलाता है आपके काम को और आपको, ठीक है। लेकिन प्रोफेशनलिज्म तभी आता है जब उसके अंदर पैसे आते हैं, क्योंकि पैसे आएंगे तभी तो सब कुछ होएगा, और पैसे नहीं आएंगे तो कुछ भी नहीं होएगा। कौन पूछ रहा है? जब ज्यादा पैसे आने लगेंगे तो हर कोई पूछने लगेगा आपको। क्लियर हो रही ना बात? तो प्रॉफिटेबल और प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या रास्ता है हमारे पास? प्रोडक्टिविटी बढ़ा के तो नहीं होने वाला ये काम, तो फिर हम लगे काय को हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में? अब हमें नहीं पता ये क्यों लगे हैं, ठीक है कि नहीं, और उसी पर हम वर्कआउट कर रहे हैं। अभी भी हम लगे जा रहे हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। क्या करना है? वो ही काम करे जा रहे हैं। सारी रिसर्च केवल उत्पादन बढ़ाने में फोकस कर रही है,
सारी रिसर्च, पूरी यूनिवर्सिटियां, पूरा देश का जो साइंस है वो उत्पादन को बढ़ाने में प्रयासरत है। और मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे, ठीक है, मुझे शायद कोई गलत कह सकता है, ये रास्ता सही नहीं है। अगर ये रास्ता सही होता तो किसानों की आत्महत्या को ये रोक सकता। अगर ये रास्ता सही होता तो आज किसानों के अच्छे घर बन गए होते। अगर ये रास्ता सही होता तो आज हमारा देश पूरा लिटरेट हो गया होता। आज भी जो है ना किसान का बच्चा अच्छी स्कूल में पढ़ने नहीं जा पाता क्योंकि उसके पास फीस भरने को नहीं है। ये सच्चाई है। और हम कहते हैं हमारा देश अनलिटरेट है। उसको सक्षम तो बना दो आप पहले, लिटरेट तो वो अपने आप हो जाएगा। पैसे आएंगे तो दिमाग अपने आप आदमी का चलने लग जाता है, और पैसे नहीं आते ना तो फिर सारे सपने ध्वस्त हो जाते हैं उधर ही। तो अब हम बात करते हैं कि ये होगा कैसे संभव, खेती को प्रॉफिटेबल और प्रोफेशनलिज्म हम कैसे लाएंगे। सबसे पहले नंबर हमें इसकी डेफिनेशन बदलते हुए इसमें समझ तैयार करना पड़ेगी। समझ तैयार करना, ये पहला सूत्र है। समझ मीन्स होता है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। सर ऐसे लिखते हैं, हाँ। थोड़ा इंग्लिश में लिखिए ना। अच्छा ओके, हम बोल लेंगे मगर पढ़ने समझ गए, कोई बात नहीं। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का मतलब ये होता है आपकी और आपके काम के बीच में साझेदारी तय होना। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल नहीं, आपसे सवाल है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी मतलब कोई भी, आप भी हो सकते हैं या अंबानी भी हो सकते हैं, स्वामी रामदेव जी भी हो सकते हैं, मोदी भी हो सकते हैं, या कोई और भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में सफल है, जिसको आपको लगता है कि ये व्यक्ति सफल है ना, आपके मन में होगा कि भाई ये व्यक्ति आइडल है, ये सक्सेस है। वो सक्सेस क्यों है, उसका कारण क्या है, क्या किया उसने कि वो सफल हो गया, बता सकते हैं? जो अलग किया, डिफरेंट किया, गुड, बढ़िया। और डेडिकेशन है, गुड, बढ़िया। और क्या है? गोल था, क्या करना था वो तय था, हाँ वो भी सही है। और सबसे अच्छा परफॉर्म किया। ये सारे जवाब सही हैं लेकिन 100% सही नहीं है। ये 100% सही नहीं है। वास्तविकता समझिए, कोई भी व्यक्ति जब किसी भी काम में सफल होता है तो बेशक उसको ऑनेस्टी चाहिए पड़ती है, काम के प्रति ईमानदारी, लगन भी चाहिए, पैशन भी चाहिए, पेशेंस भी चाहिए, डेडिकेशन भी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें चाहिए जो आपने बोली। लेकिन इसके अलावा उस काम के प्रति अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, समझदारी भी चाहिए। अगर समझदारी नहीं हुई तो आप उस काम में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जैसे मैं अब आपको सीधा कनेक्ट कराता हूँ एग्जाम्पल से। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, आप सब लोग जानते हैं, ठीक है कि नहीं। अब आप ये बताओ उनके अंदर क्या केवल पैशन है, या उनके बराबर का पैशन किसी और क्रिकेटर में नहीं है? तो आप कहोगे नहीं नहीं है, उनसे ज़्यादा पैशनेट लोग हैं, उनसे ज़्यादा डेडिकेटेड लोग हैं, उनसे ज़्यादा धैर्यवान लोग हैं। लेकिन उनके पास जो समझदारी है हर एक गेंद को खेलने की, वो समझदारी ना तो पढ़ने में आती है, ना बोलने में आती है, ना समझाने में आती है। कोई भी कितना भी बड़ा धावक हो, वो आपको सक्सेस स्टोरी बताते हुए ये बात कभी नहीं बोल सकता, क्योंकि इसको शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। आप पैशन को शब्दों में बयां कर सकते हो कि पैशन मतलब जुनून चाहिए साहब, इसको शब्दों में आपने डिफाइन कर दिया। ऑनेस्टी को आपने डिफाइन कर दिया शब्दों में कि जी ईमानदारी चाहिए काम के प्रति। ऐसा नहीं हो कि आपने कह दिया हाँ साहब कर रहे हैं और किया ही नहीं, बिस्तरों में सोए हुए हैं। ईमानदारी चाहिए, गोल चाहिए, सपना होना चाहिए, ये सब आता है समझ में, बोलने में आ जाता समझ में, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बोलने में समझ में नहीं आती है। सचिन तेंदुलकर जब किसी बॉल के सामने होते हैं और कोई बॉल फेंकता है, तब उनको ये समझना होता है कि ये अब हमें बल्ला कब उठाना है, कितनी स्पीड से घुमाना है, कहाँ किस डायरेक्शन में मारना है, ये समझ का नतीजा है। इसमें पैशन चाहिए, इसमें पैशन चाहिए, ऐसा नहीं है कि पैशन नहीं चाहिए, लेकिन इसके पीछे समझ भी चाहिए। अगर समझ ना हो, ये सब चीजें हो, तो आप कैसे गोल मार पाओगे? बात समझ में आ रही? मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी धंधे में महारत अगर हासिल है उसको, तो वो अपने काम को अंदर से समझता है, इसलिए उसको महारत हासिल है।
क्लियर हो रही ना बात? मेरा आप सभी से कहना है, अगर आपको खेती में महारत हासिल करनी है, फार्मिंग के बिजनेस को टॉप पे लेके जाना है, तो इस काम को अंदर से समझना पड़ेगा आपको, और इसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा ये काम ऑपरेट कैसे होता है, ये पूरा व्यवस्था कैसे चलती है। ये कोई फार्मूले का काम नहीं है कि मैंने आपको फार्मूला बताया, आपने फार्मूला लागू किया, जी हो गया काम खत्म। नहीं, अगर आपको खेती में प्रॉपर सक्सेस चाहिए तो खेती को अंदर जाके समझिए आप उसको, कैसे ये व्यवस्था ऑपरेट होती है और इसके अंदर हम क्या बड़ा कर सकते हैं। तो ये है अंडरस्टैंडिंग। मैं आपको इसका एग्जांपल ये बोलना चाहता हूँ, जैसे कई ऐसे खेत होते हैं जिनके पास अपनी अपनी स्किल्ड होती है। किसी खेत के पास मक्का उगाने की स्किल्ड होती है, किसी खेत के पास सरसों उगाने की स्किल्ड होती है। लेकिन अगर हम इन स्किल्ड को ना समझें, हम ना पता कर पाए कि हमारे खेत के अंदर मक्का उगाने की स्किल्ड है या सरसों उगाने की, तो हम क्या करेंगे, मक्का उगाने वाले खेत में धान उगाए जा रहे हैं, क्योंकि हमें समझ ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। मेहनत हम पूरी डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, पैसन, पूरा दिन रात वहीं बैठे खेत पे डेडिकेशन के साथ में, लेकिन समझ नहीं है साहब, तो क्या होगा, परिणाम विपरीत होंगे और नुकसान में होंगे। जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर अगर एग्जाम्पल लें, एक को एरोप्लेन उड़ाना आता है साहब, एक को साइकिल चलाना बहुत अच्छा आता है, ये अपने अपनी फील्ड में महारत हासिल है। ये एरोप्लेन अच्छा उड़ा सकते हैं, ये साइकिल अच्छा चला सकते हैं, लेकिन काम बदल दिया हमने इनका। बात समझ में आ रही? और इनको पूरी सुख सुविधाएं दे रहे हैं, एक की जगह 10 एरोप्लेन दे रहे हैं, उड़ाओ कोई तो भी उड़ाओ। ठीक है, तो क्या होगा, ये नहीं कर पाएंगे। कारण क्योंकि कर तो देंगे, उल्टा पुल्टा करेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। परफॉर्मेंस तभी आ सकता है जब आप जो है ना उस मिट्टी को ये समझ लें कि इसके अंदर क्या कला है। कुदरत ने जैसे इंसानों को कला दी है, ऐसे मिट्टी को भी कला दी है। अलग अलग मिट्टी के पास अलग अलग कलाएं हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपका 1 घंटा लूंगा, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, जिसमें हम आपको A to Z समझाएंगे कि किस मिट्टी में क्या फसल उगती है। अगर ये किसान को आ गया तो आधी गुत्थी यहीं सुलझ जाती है। ये आप मिट्टी का अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे मिट्टी की भी और पूरी फार्मिंग की अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये केवल मिट्टी एक एग्जाम्पल लिया, पर इसमें पूरा फार्मिंग सेक्टर इंक्लूड है कि आपको बाजार से भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। हमें पता होना चाहिए कि ये रीजन में कौन सा क्रॉप बिकता है और किस सीजन पे कौन सा क्रॉप लगाएंगे तो उसके दाम अच्छे मिलेंगे। ये भी अंडरस्टैंडिंग में आएगा। ये भी अंडरस्टैंडिंग में आएगा कि किस सीजन में हमें किस टाइम पे कब बीज बोना चाहिए ताकि इसके अंदर कीड़े ना लगें। ये सब अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है। तो ऐसा है। हाँ जी प्लीज। मिट्टी का कोई अंडरस्टैंडिंग होता है कि इस मिट्टी में ये हाँ बिल्कुल, उसमें अलग अलग मिट्टी की कैटेगरीज के हिसाब से अलग अलग हम लोग क्रॉप्स बांटते हैं, मतलब फसलें बांटते हैं। और जब हम मिट्टी के हिसाब से फसलें देते हैं तो वो मिट्टी फसल को बहुत अच्छा उगाती है। ये किसी व्यक्ति की स्किल्ड के हिसाब से है कि अगर किसी को साइकिल चलाना आता है, आप उसको साइकिल दे दीजिए तो भूखे प्यास भी आप साइकिल चलवा लीजिए। और अगर उसको साइकिल चलाना नहीं आता है तो 56 भोग खिला दीजिए, वो कहेगा साइकिल टेढ़ी है, हवा इसमें प्रॉपर नहीं है ना, मतलब 10 ठो बहाने बनाएगा। क्यों? उसका स्किल्ड नहीं है भाई, ये चीज है। तो इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। अब हम दूसरी बात करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज करना। टेक्नोलॉजी यूज करना, तकनीक का प्रयोग करना। टेक्नोलॉजी ये बोलती है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि मिट्टी किस तरह से फसलों को पैदा करती है। मैं आपसे मेरे दिमाग में जो आया मल्टी लेयर को लेकर, मैं वो आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। टेक्नोलॉजी में हमने ये समझा कि एक इंसान ये समझता है कि हमने जो पेड़ लगाया उसके आजू बाजू घास उग रही है, अब उसको खत्म करने के लिए दवाई स्प्रे मारो। एक आदमी ये समझता है। और हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि एक पेड़ हमने लगाया मिट्टी के अंदर और उसके आजू बाजू घास उग रही है, इसका मतलब ये है कि मिट्टी इस पेड़ के अलावा अभी कुछ और उगा सकती है ना। मिट्टी के पास अभी क्षमता है कि वो और भी उगा सकती है कोई। अब हमें ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए या हमें ऐसा तौर तरीका बिठाना पड़ेगा कि हम मिट्टी से और भी कुछ उगवा लें। तो मैंने क्या किया, लेयर फार्मिंग का कॉन्सेप्ट तैयार किया। और इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलो ये आपका पूरा एक खेत है और इस खेत में मिट्टी की गहराई 4 फीट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे जो है ना आपने पत्ती वाली सब्जी बो दी जमीन के सरफेस पर,
या मान के चलो सबसे पहले नंबर यहाँ पर एक फसल लगाई, पपीते की फसल मान लो, तो पपीता आप सट के तो लगाते नहीं है, 5 बाई 6 10 बाई 6 इस तरह से कोई डिस्टेंस पे लगाएंगे। तो हमने इतनी इतनी दूरी पे ये पपीते लगा दिए और इनकी जड़ें सीधे जाके टेप रूट की तरह जमीन के अंदर नीचे चलेंगी और फल जाके ऊपर यहाँ पे फलने लगे। अब देखिए पपीते की फसल लगी तो यहाँ की सारी मिट्टी अभी खाली है और पपीते की टेप रूट होती है, ऊपर की मिट्टी भी खाली है, तो क्या करेगा वो मिट्टी जो है ना खरपतवार उगा देगा, वीड्स उगाएगा, बहुत सारी तरह तरह की घासें उगा देगा। अब इन घासों को निकालने के लिए आपको खर्चा लगेगा, ठीक है कि नहीं, पैसे लगेंगे, या फिर आप बीडीसाइड डालेंगे, कुछ तो भी करेंगे। हमने क्या किया, इसी जगह पर हमने एक मचान बनाई और मचान पे जो है ना ये बैम्बू लगाए और यहाँ पर 5-5 फीट के अंतर से एक क्रीपर्स लगाया जिसको हमने लौकी, गिलकी, तोरई के रूप में या करेले के रूप में, और इस क्रीपर्स को बोला तुम इधर नीचे ना जाके फल के सीधे जाके हॉरिजॉन्टल ऊपर शेड पर जाके फैल के फलना। तो इससे ये हुआ कि पपीते की रूट इधर तक आ गई नीचे तक, इसकी रूट थोड़ी ऊपर रही और ये जो है ना सबसे टॉप पे फल गया और ये जो है ना हॉरिजॉन्टल इस तरह से फल गया। क्रीपर्स कोई एक क्रीपर्स, ठीक है। अब देखिए हाँ, चारों तो एक साथ नहीं हो सकता, चारों एक साथ ही होंगे, स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। करने के बाद पहले पपीता को करना पड़ेगा। वो मैं आपको जब ये प्रैक्टिकल कराऊंगा ना तो समझाऊंगा पूरा। अभी हम केवल शॉर्ट में कैप्सूल फॉर्म में समझा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, ठीक है। सो हमने क्या किया, मिट्टी के नीचे का उपयोग करके पपीता उगा लिया। अब मिट्टी कुछ और उगा सकती थी तो हमने इसके ऊपर मचान बना दी, क्योंकि अगर हम जमीन के सरफेस पर इसको उगा देंगे तो हम फिर और कुछ नहीं उगा पाएंगे, क्योंकि लौकी के पत्ते ही नीचे फैल जाएंगे पूरा। तो इसको हमने कहा कि हवा का यूज कर लो। जैसे हम लोग मल्टी स्टोरी जब बिल्डिंग बनाते तो क्या करते हैं, इतनी सी जमीन के ऊपर एक और फ्लैट बना देते हैं, तो वही जमीन जो है ना 1000 स्क्वायर फीट में और कन्वर्ट हो जाती, उसके ऊपर एक और बना दिया तो 1000 में और बदल गई। तो हम बेसिकली हवा का यूज करते हैं, है ना, ऊपर जो आसमान है उसका यूज करते हैं। हमने भी वही किया। यहाँ पर तो कोई क्रॉप उग नहीं रही थी, पपीता तो सीधा टॉप पे जाके अपना स्टेट फला हुआ था। अब ये जो पार्ट था ये पूरा ब्लैंक पड़ा था खाली, तो हमने इस पे मचान बना दिया और 5-5 फीट पे हमने लता वाली फसल लगा दी। इसकी जड़ें जो है ना 1 से 1.5 फीट तक चली गई, तो मिट्टी के खाद पानी का उपयोग भी हो गया और ऊपर जाके ये सरफेस पे वो फल भी गई, मिट्टी का उपयोग कर लिया। फिर हमने क्या किया कि ये जगह पे जो है ना कंद वाली क्रॉप भी लगा दी, क्योंकि अब यहाँ पे ये 2 फसलें हो गई ना, एक ये हो गई एक ये हो गई, तो इससे जो है ना थोड़ा शैडो क्रिएट हुआ। अब शैडो में कौन सी क्रॉप हो सकती है साहब, तो रूट क्रॉप बहुत अच्छी हो सकती है, जैसे अरबी की क्रॉप हुआ, तुम्हारा जिंजर का क्रॉप हुआ, टर्मरिक का क्रॉप हुआ। ये सब क्रॉप जो है ना थोड़े शैडो में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं। तो हमने 2 इंच के नीचे इन क्रॉप को लगा दिया। इनकी जड़ें जो है ना लगभग यहाँ तक चली गई, ऐसे करके जो है ना एक रूट क्रॉप हो गई। अब ऊपर का जो सरफेस बचा इस पे हमने मेथी, पालक, धनिया जो है ना ऐसे करके जितनी भी लीफी क्रॉप होती हैं वो जमीन के सरफेस पे बो दी। तो एक रत्ती भी गुंजाइश नहीं बची कि अब मिट्टी कुछ और उगा पाए, ठीक है कि नहीं। तो इस चक्कर में फायदा क्या हुआ, फायदा नंबर 1 पहला तो ये हुआ कि हमें घास नहीं निकालना पड़ी। दूसरा फायदा ये कि पानी का उड़ना बंद हो गया। अभी घास भी हम निकाल रहे थे, उसमें खर्चा डाल रहे थे और पानी भी इवापोरेट हो रहा था। अब ये 4 फसलों के चक्कर में जब हमने पत्ती वाली सब्जी बोई तो जमीन पर सनलाइट ही नहीं पड़ रही, 50% यहाँ रुक गई ऊपर और 50% इनकी पत्तियों ने रोक ली, तो मिट्टी पे सनलाइट नहीं पड़ी। मिट्टी पे सनलाइट नहीं पड़ी तो पानी का इवापोरेशन रुक गया। तो 70-80% पानी जो जबरदस्ती का आसमान में उड़ रहा था, इवापोरेट हो रहा था, वो हमारा यहीं पे रहेगा। तो पानी की बचत हो गई, खरपतवार नहीं हुए और निदाई गुड़ाई का खर्चा बच गया। हर किसान जो है ना खुरपी लेके 15-20 दिन में गुड़ाई करता रहता है ताकि मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन जाए, क्योंकि पेड़ पौधे के नियम है भोजन, हवा, पानी मिलेगी तो ये जिंदा रहेंगे। और हवा जो है ना ये जड़ों से लेते हैं, सांस पौधे जड़ों से लेते हैं, तो वो मिट्टी को कुड़ेदना पड़ता है ताकि हवा जाए मिट्टी के अंदर। तो इसमें क्या करते हैं, जो पत्ती वाली सब्जी वो ये इसको जड़ समेत उखाड़ उखाड़ के बेचते रहते हैं, तो 2 पैसे भी आते रहते हैं। और जैसे ही पौधा उखाड़ते हैं तो मिट्टी उखड़ती है, मिट्टी उखड़ती तो ऑक्सीजन का फ्लो होता रहता है, तो वो निदाई गुड़ाई का खर्चा बच जाता है। तो ऐसे करके टेक्नोलॉजी का यूज करके मिट्टी से पूरा काम लेना और उत्पादन को बढ़ाना, इनपुट घटाना। ये 2 फीट पे क्रीपर्स का रूट, ये पपाया का रूट, ये रूट क्रॉप का रूट क्रॉप, और बिल्कुल जमीन के सरफेस पर जो है ना ये हमारी लीफी क्रॉप का रूट। ऐसे तो मतलब मिट्टी पूरी जो है ना आपकी जड़ों से भर गई, ठीक है। अब मिट्टी के पास कोई और चीज उगाने के लिए ना तो जगह बची,
ना तो संसाधन बचे। संसाधन मतलब मिट्टी के अंदर जो तत्व हैं ना वो बचे तत्व, क्योंकि बाकी सारी फसलों ने ले लिए, ना मिट्टी के अंदर पानी एक्सेस बचा कि और किसी फसल को दे पाएं। तो ऐसे करके हम टेक्नोलॉजी यूज करके मिट्टी से कई गुना ज़्यादा काम ले सकते हैं। और वो अभी तो उतना ज़्यादा दे ही रही है, काम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो दे ही रही है ना, घास तो उगा ही रही है ना, तो इसका मतलब वो उगा सकती है। तो आप बीज डालिए, घास मत उगने दीजिए। ऐसा हमको करना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। ये फार्मिंग में आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी का मतलब केवल मल्टी लेयर फार्मिंग नहीं है, मल्टी लेयर फार्मिंग एक टेक्नोलॉजी हो सकती है, ऐसी हर एक क्रॉप को उगाने की अपनी अपनी टेक्नोलॉजी हो सकती है। ठीक है कि नहीं। अब इसके बाद आते हैं हम तीसरे टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक कहता है वेस्ट मैनेजमेंट का यूज़ करना, वेस्ट मैनेजमेंट। और वेस्ट मैनेजमेंट क्या बोलता है? वेस्ट मैनेजमेंट वो नहीं जैसे ये घास पड़ी है इसका खाद बनाना ही वेस्ट मैनेजमेंट है, ये रॉन्ग है। इस पे जब हमने बहुत काम किया तो मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कुदरत ने, अगर आप इस संसार का अध्ययन करो, अभी तो नहीं आएगा समझ में, लेकिन 5 दिनों में आपको लास्ट तक शायद थोड़ा बहुत आ जाए समझ में। संसार में जब भी ऊपर वाले ने ये क्रिएशन किया इस धरती का, एक सुई की नोक के बराबर भी कोई भी चीज वेस्ट नहीं बनाई है, व्यर्थ में नहीं बनाया। समझ रहे ना, कोई भी चीज व्यर्थ में नहीं बनाए। अगर ये पेड़ बनाया तो इसकी पत्ती के अंदर भी कुछ ना कुछ गुण दिए हैं, ये भी अपना रोल प्ले कर रही है। इसके अंदर टहनी, डाली है ना, डंठल, जड़, तना, पूरा सबका अपना अपना रोल है और सबके अंदर अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है। जैसे इंसान एक परिपूर्ण एक बॉडी है, इसके अंदर अगर आप सोचो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है तो आप कहोगे दिमाग है जी, ये नहीं चलेगा तो काम नहीं बनेगा। फिर कहोगे नहीं दिल, ये धड़केगा नहीं तो बात नहीं बनेगी। फिर कहोगे आंखें देखेंगी नहीं तो क्या मतलब है, कान सुनेंगे नहीं तो फायदा क्या। तो ऐसे पूरा डिस्क्रिप्शन दोगे ना जब, तो एक सुई की नोक के बराबर भी आपकी बॉडी में एक चीज नहीं मिलेगी जिसको आप ये कहो कि ये काम की नहीं है, वेस्ट है। इसका मतलब ये है कि संसार में ईश्वर ने आपकी रचना की तो एक भी चीज सुई की नोक के बराबर भी वेस्ट नहीं बनाया, सब चीज काम का बनाया। क्लियर हो गया। ऐसे ही पेड़ पौधे को भी अगर ऊपर वाले ने बनाया है तो उसका एक भी चीज वेस्ट नहीं बनाया होगा, इसका मतलब सही है कि नहीं है। तो हम लोग जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, अपनी एग्रीकल्चर के इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो हम केवल फल को ही काउंट करते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी में। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। जैसे हमने फॉर एग्जांपल आम का है या हल्दी का एग्जांपल ले लेते हैं, अदरक का एग्जांपल ले लेते हैं। हमने अदरक का फसल उगाया या हल्दी का क्रॉप उगाया तो हल्दी के अंदर जो कंद बना वही हमारी फसल है, बाकी डंठल पत्ते से तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई गुण ना हो, वो भी तो शरीर का पार्ट था भाई, सही है कि नहीं है। तो क्या हुआ, हमने इस पर बहुत अध्ययन किया। मुझे 12-13 साल हो गए इन सब पर स्टडी करते करते, और हमें 48 क्रॉप्स में अलग अलग प्रॉपर्टीज मिली और जो आश्चर्यजनक है। और इससे आप प्रोडक्टिविटी को 3 गुना तक कर सकते हो, इनकम को 3 गुना कर सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। हमने क्या किया, हल्दी जो है, हम हल्दी उगाते हैं अपने फार्म पे, 5-6 एकड़ में हल्दी करते हैं। हल्दी के जो पत्ते निकलते हैं और उसका जो डंठल निकलता है उसके अंदर ऑयल कंटेंट होते हैं। फार्मर ने कभी स्टडी नहीं किया, हल्दी का गांठ निकाला, पत्ते फेंक दिए, साहब साइड हो गए, है ना। उन्होंने कहा 10 कुंटल पैदा हुई, 15 कुंटल। हल्दी तो हमने साइड में रखी, पहले पत्ते पे काम किया। और पत्ते के अंदर जब हमने क्या किया, उसको काटा, काट के हमने पानी के साथ उसको बॉयल किया, उससे जो भाप निकली, उस भाप के अंदर हल्दी का पानी आ गया एक्सट्रैक्ट होके, और उसके अंदर ऑयल कंटेंट आ गए। 1 एकड़ के अंदर लगभग 3 से 4 लीटर तक ऑयल एक्सट्रैक्ट हुआ 1 एकड़ के हल्दी के पत्तों से। अब आपको पता है उस ऑयल की क्या कीमत है। 1 लीटर ऑयल की कीमत भारतीय बाजार में 20 से 25 हज़ार रुपये और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 25 से 30 हज़ार रुपये लीटर है। अगर हमने 3 से 4 लीटर ऑयल निकाल लिया तो 1 लाख रुपए हमने पत्तों से तेल निकाल लिया। सूखे नहीं, सूखने के जस्ट पहले की जो स्टेज होती है, पकने के बाद की और सूखने के पहले की स्टेज, मतलब पत्ता पीला पड़ गया हो और अब वो सूखने वाला हो, उस स्टेज में आपको ऑयल एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो ऐसे करके आप ऑयल से, पत्तों से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और पत्ते के साथ में जो भाप बन के जो पानी आता है ना, वो निर्जलीकरण पानी होता है, हल्दी का पानी होता है बेसिकली। वो मतलब बहुत जबरदस्त एंटीबायोटिक प्रोडक्ट है, वो ऑयल का बाई प्रोडक्ट है लेकिन वो भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। और उस हल्दी के पानी को हमने लोगों को एडवाइस किया कि अभी ये कोरोना का दौर पूरे सिर पे दुनिया के मंडरा रहा है, आप जो है ना 2 बूंद नहाने के पानी में ये हल्दी का पानी डाल लीजिए या पीने के पानी में 2 बूंद मिला लीजिए,
तो आपका काम हो जाएगा, पूरी एंटीबॉडी आपके बॉडी में बन जाएगी। और सर्फ, सोडा, साबुन और क्रीम और परफ्यूम लगाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इतना एसेंशियल पानी होता है कि अगर 2 बूंद आपने लगा दिया तो दिन भर आपके हाथों से बढ़िया स्मेल आएगा। हाँ हाँ, हल्दी वाला स्मेल आएगा, बहुत जबरदस्त एसेंशियल स्मेल आता है, बहुत अच्छा खुशबूदार स्मेल। तो वो पानी आप दो ढक्कन आप नहाने के पानी में डालिए और इसका स्नान कीजिए, फिर देखिए आप दिन भर आपकी बॉडी एसेंस करेगी। तो परफ्यूम का खर्चा बच गया, क्रीम का खर्चा बच गया, और नहा लिया और एंटीबायोटिक गुण हो गया, और आपके फोड़ा फुंसी से लेकर स्किन डिसीज से लेकर और तमाम तरह की जो बीमारियां आपको आने वाली या आ सकती या हैं वो सब क्योर हो जाती है। तो लोगों को समझ में आई, तो 100 रुपए लीटर हमने पानी बेच लिया वो, है ना, और लगभग 1000 लीटर पानी निकला और 3 से 4 लीटर तेल निकला। तो 1 लाख का तेल बेच लिया, 1-1.5 लाख का पानी बेच लिया, तो 2 लाख रुपए हमने यहीं बना लिए। पहले हल्दी बेचने का जरूरत ही नहीं। हल्दी तो अभी हमारी साइड में रखी हुई है। देखो किसान को जो है ना, अब वो सोच बदल के सोचना पड़ेगा। क्या मतलब जो है ना, आप अगर भटा टमाटर उगाने के काम को एग्रीकल्चर समझते हैं तब तो आप पहले ही फेल हो जाएंगे। अब बिल्कुल मत जाइए फिर उसमें, आपको ये ट्रैक पे चलना होगा, तब जाके आप इसमें कुछ सक्सेस निकाल सकते हैं। तो हमने वेस्ट मैनेजमेंट करके 48 क्रॉप्स पर अभी तक स्टडी किया, उनका पूरा लिस्ट है, किस क्रॉप में क्या गुण होते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है, और उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करना, उनका कैसे प्रोडक्ट बनाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। आप अगर एक क्रॉप पे लग जाएं तो मतलब समझ लो कि बहुत बड़ा काम हो सकता है, ठीक है। तो ये वेस्ट मैनेजमेंट। फिर हमने चौथा पॉइंट तय किया, प्रोडक्शन टू प्रोडक्ट। ये चौथा फार्मूला है। किसान को जो है ना, अपने प्रोडक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होगा। अगर वो ये सोचता है कि हम 100 कुंटल की जगह पे 125 कुंटल अच्छा बीज इस्तेमाल करके पैदा कर ले, तो 125 कुंटल सब लोग करेंगे ना, क्योंकि वो बीज केवल आपके पास तो है नहीं है, वो तो दुकान पे बिक रहा है, सबको ही खरीद रहा है। तो सबको ही 125 कुंटल पैदा करेगा, और जब सबको ही 125 करेगा तो अभी बाजार में दाम थे 10 रुपए, अब 8 रुपए हो जाएंगे। तो 125 कुंटल पैदा करने का फायदा क्या, क्योंकि अभी तो 10 रुपए में बिक रहा था, तो 100 ही सही था। मिट्टी की जान तो बची रहती 25 कुंटल की, आपने वो जान निकाल के उधर 2 रुपए कम और कर दी उसकी प्राइस। भाई हो तो यही रहा है ना प्रैक्टिकली। तो फिर फायदा क्या इतनी मेहनत करने का। आपने तेल और जबरदस्ती डाला, क्योंकि वो और 2 कुंटल ढो के लेके जाओगे 25 कुंटल, तो फ्यूल लगेगा, गाड़ी लगेगी, दुनिया भर का टाइम लगेगा, ये सब। तो हम फार्मर को कह रहे हैं कि प्रोडक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करिए। इसी हल्दी के फार्मूले को या एग्जाम्पल को आगे अगर हम बढ़ाएं तो हम क्या करते हैं कि हल्दी को पूरा पाउडर में कन्वर्ट करके फिर हम जाके सेल करते हैं उसको। हम डायरेक्ट हल्दी बाजार में नहीं बेचते, पहले उसके बाय प्रोडक्ट बना लिए उसके पूरे वेस्ट से, और फिर हल्दी को हमने पाउडर के रूप में लास्ट में जाके कन्वर्ट कर दिया। और इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी आप देखो तो हल्दी के पाउडर बनाने के लिए कितने सारे लोगों का व्यापार चलता है। अगर वो हल्दी हमने बाजार में बेच दी तो वही हल्दी का पाउडर हमें ही खरीदना है दुकान पे जाके, क्योंकि हमें भी तो घर में पाउडर चाहिए हल्दी का, ठीक है। तो किसान क्या करता है, बाजार में जब लेके जाता है तो एक गाड़ी में रख के लेके जाता है, तो ऑटोमोबाइल वालों का काम चल गया, उसमें फ्यूल लगा तो फ्यूल इंडस्ट्री को पैसे मिल गए, फिर वो व्यापारी के पास गई तो व्यापारी को पैसे मिले, फिर उससे वो आगे फॉरवर्ड हुई तो एक इंडस्ट्री में गई, तो फिर लॉजिस्टिक लगा तो फिर लॉजिस्टिक वालों को पैसे गए, फिर फ्यूल वालों को पैसे मिले, फिर उसके बाद वो फैक्ट्री में जब गई तो आप सोचिए उस हल्दी के पाउडर को बनाने के लिए उसके हिसाब से मशीनरीज डिजाइन हुआ, उसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, साइंस डेवलप हुआ, उसके लिए साइंटिस्ट लगे, उसके लिए इंजीनियरिंग लगे, मैकेनिक्स लगे, है ना, उसके लिए पूरा एक कंपनी लगी पूरी। तो उस कंपनी ने वो मशीन बनाई। अब सोचिए उस कंपनी में कितने लोग काम कर रहे, उन सब का भी काम चला आपके से। और फिर जाके आपने उसको वॉश किया, काटा, कटर मशीन लगी, उसकी फैक्ट्री चली, फिर उसको आपने बॉयल किया, बॉयलर बनाने वाली फैक्ट्रियों के काम चले, फिर उसको जो है ना आपने ड्राई किया तो ड्रायर वालों के फैक्ट्री के काम चले, फिर उसको पर्पलाइजर पीसा तो पीसने वाली पर्पलाइजर कंपनियों की फैक्ट्रियां चली, फिर पैकेजिंग में डाला तो पैकेजिंग वालों की बोरियां बनाने वाली फैक्ट्रियां चली, फिर उसमें थप्पा लगाना था तो साहब प्रिंटिंग प्रेस वालों की इंडस्ट्रियां चली, ब्रांडिंग का काम चला तो ब्रांडिंग के कितने लोगों को रोजगार मिला, फिर जाके वो धीरे धीरे करके C&F में आया, फिर होलसेल के पास आया, फिर रिटेलर के पास आया, और वही हल्दी जो हमने 20 रुपए दी थी वो 200 लोगों को पैसे बना के हम ही ने उसको 400 रुपए किलो में खरीद लिया। है कि नहीं है? ये खेल अभी हमारे साथ हो रहा है,
ठीक है। और अगर ये खेल हम लोगों को खिलाते रहेंगे तो यही फ्यूल इंडस्ट्री वाले कहेंगे कि एग्रीकल्चर सबसे घटिया काम है, और हम वो अपना फ्यूल हम ही को बेचते हैं, हम ही उनको पैसा देते हैं, और वो हमारे काम को समझते नहीं है। समझ रहे हैं ना? एक मार्केटिंग हेड कंपनी का, भले वो चाहे कोई भी चीज का मार्केटिंग कर रहा हो, लेकिन करता तो है एग्रीकल्चर के ही प्रोडक्ट की ना भाई, और वो उसका टैग है मार्केटिंग हेड, और हम वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम उनको रॉ मटेरियल दे रहे हैं, तो वो हमारी इज्जत नहीं कर रहे। इज्जत तो दूर की बात है, उसको एक दृष्टिकोण से भी नहीं देख रहे। अगर पता चल जाए कि इसका लड़का अगर खेती बाड़ी करता है तो उसके यहाँ लड़की देखने वाले भी नहीं जाएंगे। इतनी खराब मानसिकता है देश में लोगों की। सोचिए क्यों? क्योंकि पता है कि वो खेती कर रहा है, क्योंकि खेती की डेफिनेशन जो है वो ये है कि हम बस पैदा करके खड़े हो जाते हैं, है ना? ये डेफिनेशन है। हमें डेफिनेशन को बदलना पड़ेगा, इस ट्रैक पर चलना पड़ेगा। पिछले 4 सालों से हम इस ट्रैक पर चल रहे हैं। मैं आपको साइंस बता देता हूं, पूरा गणित समझा दूं तो अगर हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें तो 3 गुना प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अगर हम टेक्नोलॉजी यूज कर लें तो लगभग इनपुट 4 गुना कम और आउटपुट 4 गुना बढ़ते हैं। एवरेज 6 गुना इनकम बढ़ती है। वेस्ट मैनेजमेंट का यूज कर लें तो 2 से 3 गुना तक इनकम बढ़ती है, और प्रोडक्शन को प्रोडक्ट में बदल दें तो 10 गुना तक इनकम बढ़ती है। सामान्य कृषि से 10, 2, 12 और 6, 18 और 3 लगभग 21 गुना आपकी आय बढ़ सकती है। ये प्रैक्टिकली मैंने किया है और मैं कर रहा हूं। पिछले 4 सालों से हम अपने फार्मिंग 25 एकड़ खेती में फार्मिंग करते हैं। 1 रुपए का इनपुट नहीं लगाते, 1 रुपए का भी नहीं। ना बीज लाते हैं, ना दवाइयां लाते हैं, ना खाद लाते हैं। तो इनपुट पूरा खत्म कर दिया हमने 95% तक। फिर हमने क्या किया, जो भी आउटपुट निकला उस आउटपुट को हमने टेक्नोलॉजी लगा के और वेस्ट मैनेजमेंट करके प्रोडक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके हमने उसके प्रोडक्ट बना दिए। मतलब इधर हमें बीज नहीं चाहिए, इधर हमें खाद नहीं चाहिए, इधर दवा नहीं चाहिए, इधर हमारी अपनी खुद की टेक्नोलॉजी, हमारी अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग, और फिर जाके हमारा वेस्ट मैनेजमेंट, और फिर उसके बाद प्रोडक्शन को प्रोडक्ट में बदलने का फार्मूला हमारा। तो हम क्या करते हैं कि एक हल्दी को सीधा पाउडर बना के फार्म के बाहर बेचते हैं। मतलब हमारे फार्म से इनपुट नहीं आता है फार्म के अंदर, आउटपुट जाता वो भी प्रोडक्ट के रूप में। और जिस दिन ये जाने लगा फार्मिंग में पैसे दिखने लग जाएंगे। मैं 25 एकड़ में खेती करता हूं और नेट प्रॉफिट अभी जो है ना हमारा 40 से लेकर 50-55 लाख रुपए तक का साल का टर्नओवर होता है। ऑन एन एवरेज हम 22 से 25 लाख रुपए शुद्ध मुनाफा एक साल में आराम से निकालते हैं, और पूरे स्टाफ को भी हम अच्छे पैसे बांटते हैं, सब कुछ करते हैं। तो एक 25 एकड़ 25 एकड़ रेवेन्यू तैयार होता है 50 से 52 लाख रुपए के आसपास। लेकिन सब कुछ काट पीट के भाई अच्छा सबको सैलरी निकाल के, और एक जो होता है ना कि भाई हाँ ठीक है बिजनेस का नेट वैल्यू क्या है, तो वो 22 से 30 लाख रुपए तक के बीच में होता है हर साल। तो देखिए, मैं अगर ये काम कर सकता हूं तो हमसे बेहतर आप कर सकते हैं, और उसका कारण है, उसका कारण ये है कि आपको कहीं ट्रेनिंग देने के लिए नहीं जाना, कौन सी भी रिसर्च नहीं करनी है आपको तो इस फार्मूले पे चलना बस है। आपको बीज हम अवेलेबल कराएंगे, बीज बनाने की टेक्निक हम अवेलेबल कराएंगे, खाद बनाने के फार्मूले हम अवेलेबल कराएंगे, और फिर प्रोडक्शन से प्रोडक्ट को कन्वर्ट करने के लिए मशीनरीज का पूरा जो अभी तक का अध्ययन है कि हाँ भाई मिनिमाइज कॉस्टिंग पे और प्रोडक्ट की वैल्यू ना बिगड़े, वो वर्किंग जो अभी हमने किया, R&D किया इतने सालों में, वो भी पका पकाया काम आपको हम सीधा दे देंगे। तो आपको करना क्या है, उसको एक्शन में लेके आना है प्लान को, और इसको एक्शन में लाने के लिए 2 से 3 साल का समय लगेगा। और मुझे लगता है किसी भी इंडस्ट्री को सेट करने में इतना वक्त लगता है। अगर आप इतना ईमानदारी से 8 से 10 घंटा दे दिए, एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल और प्रोफेशनलिज्म लाने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि ये ऑलरेडी है। बस हमें डेफिनेशन बदल के काम करना पड़ेगा। क्या जब आप ये सारे काम कर दोगे किसी को काम ही नहीं मिलेगा, किसी को काम नहीं मिलेगा। और जब किसी को काम नहीं मिलेगा तो आदमी कहेगा भाई काम जा कहां रहा है, तो आएगा आपके ही पास आएगा कि हमको काम में रख लो। सही है कि नहीं है? तो क्या होगा, परिभाषा बदलेगी, नजरिया लोगों का खेती के प्रति बदलेगा कि खेती छोटा मोटा काम नहीं है, ये तो दुनिया की पावरफुल यार इंडस्ट्री है, ये तो इधर ही सब कुछ हो रहा है, इसमें 1 रुपए का इनपुट नहीं लग रहा और सारे पैसे यहीं से निकल के आ रहे हैं। क्योंकि जब फाइनल प्रोडक्ट आपके खेत से बाहर जा रहा और 1 रुपए का इनपुट नहीं बाहर से आ रहा, तो इससे पावरफुल धंधा क्या हो सकता है आप बताइए?
और ये पॉसिबल है इसीलिए क्योंकि मैं ये काम कर रहा हूँ। तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि आप एक माइंडसेट तैयार कीजिए। अगर वाकई में आप खेती में कुछ करना चाहते हैं तो मैंने जो अध्ययन किया है, और मैं इसलिए इस बात को कॉन्फिडेंस से कह पा रहा हूँ क्योंकि ये मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ, है ना। कोई मैं जो है ना ऐसे नहीं कि मैं पढ़ाने आया हूँ आपको, कोई प्रोफेसर हूँ किसी कॉलेज का जो किताबों से पढ़ लिया और आपको अब मैंने पढ़ा दिया फार्मूले की, वही फार्मूले आपको भी रटने हैं। हम प्रैक्टिकली फावड़ा चला के फार्मिंग करते हैं और जो है ना ये सारा काम अपने हाथों से करते हैं, और मैंने कर लिया इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी ये काम कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, बस आपको मन बनाना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा आपको सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, सो वो सपोर्ट सिस्टम के रूप में हम आपके साथ में खड़े हुए, और वो भी बिना किसी स्वार्थ के। ना हमें आपसे धन चाहिए, ना आपसे हमारी कोई किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा है। आप बस काम करिए, जो भी हमने किया है वो आप सपोर्ट के रूप में हमसे ले सकते हो। आज के सेशन को हम लोग यहीं पे विराम करते हैं, और मैंने आज आपको केवल ब्रीफ में इतना बस बताया है कि हमें करना क्या है और कैसे करना है, ठीक है। 5 इनोवेशन है जिन पर हमें काम करना है, और उनको कैसे एग्जीक्यूट करना, तो इन 4 फॉर्मेट में ढाल के हमें एग्जीक्यूट करना है। जब आप ये समझ में आ जाएगा तो हम लोग कल से तो अपना प्रैक्टिकल करने वाले हैं, और प्रैक्टिकल में आपको हर एक चीज़ से जो है ना हम आपको कनेक्ट कराएंगे, चाहे सॉइल के प्रकार से लेकर हो, चाहे उसमें खाद डालने से लेकर हो, चाहे उसमें बीज डालने से लेकर हो, उसके ट्रीटमेंट से लेकर हो, XYZ बहुत सारी प्रैक्टिसेस आएंगी, वो आप सबके हाथ से होंगी, तो आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा, ठीक है। तो इस पूरे आयोजन के लिए भाई सुशोभन जी और भाई विनय जी जो यहाँ दिख नहीं रहे हैं, उन्होंने लगातार 5-6 महीने से प्रयास किया कि मैं बंगाल में आऊँ और यहाँ पर जो है ना आपसे रूबरू हूँ। निश्चित है उनके प्रयास के लिए एक बार बहुत ज़ोरदार तालियों से अभिवादन करना पड़ेगा और धन्यवाद व्यक्त करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही समाज के लोग जो है ना जब सामने आते हैं कि नहीं मेरे अपने क्षेत्र में कुछ नया हो, कुछ अलग हो, ऐसा नहीं है कि ये सामान्य तरीके से हो गया, इनके लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैंडल करनी पड़ी होंगी, लेकिन इन्होंने सब प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए हमें बुलाया। अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से ये वक्त निकाल के उन्होंने ये प्रोग्राम फिक्स किया, और जो है 5 दिन तक हम सब जो है ना इस मेहनत का जो फल है वो एक दूसरे के साथ में साझा करेंगे, और एग्रीकल्चर को कैसे हम बहुत अच्छा लेवल पे ले जा सकते हैं उसके लिए जो प्रयास है वो प्रयास आपके साथ में साझा करेंगे। तो उनके अरेंजमेंट के लिए मैं पुनः उनको साधुवाद देता हूं और धन्यवाद करता हूं, और आपसे भी आग्रह करता हूं कि अगर कहीं व्यवस्थाओं में कहीं थोड़ी बहुत चूक हो जाए तो उसको नज़रअंदाज कीजिए। हम जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पर आए हैं वो उद्देश्य हमारा पूरा होना चाहिए, क्योंकि मेन लक्ष्य हमारा वही है, और लक्ष्य से हमें नहीं भटकना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर लक्ष्य से हम भटके तो फिर मतलब जो है ना नई मामला बनने वाला है। आप अपने 5 दिन का उपयोग कीजिए, मैं अपने 5 दिन का उपयोग आपके साथ में करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आज की बात को विराम देते हैं। हाँ, किसी को अगर बंगाली में अगर आपको ट्रांसलेशन चाहिए तो वो बोल सकता है, वैसे तो मैंने सब बोल दिया तब